everyone. Welcome to the session of managing bone health and osteoporosis with Dr. Bhomik and Dr. Shinoy. Dr. Shinoy, he is a medical director and consultant rheumatologist in Center for Arthritis and Rheumatism Excellence in Cochin. He was previously the head of Department of Rheumatology in Amrita Institute of Medical Science. And Dr. Bhomik, he's a consultant rheumatologist and clinical immunologist in SIMS Hospital in Ahmedabad. Dr. Shinoy, welcome. Yeah. Good evening, Ami. It has been a pleasure to be part of this Antardhuni. Ashish and Bhaumik is there. I am. जब आपको बताया कि आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्पेशली इन मेडिकल टर्म्स, कोलोकियल टर्म्स स्टिल आई एम ओके, बट इन मेडिकल टर्म्स बिकॉज डे इन एंड डे आउट सबसे बात करते हैं तो आइदर इंग्लिश में और मलयालम में और हो जाता है, लेकिन हिंदी थोड़ी थोड़ी आती है क्यों, बिकॉज आई गॉट ट्रेन्ड इन लखनऊ. थोड़ा बहुत तो आता है, लेकिन आई विल ट्राई टू मैनेज Hindi and English together. So Sure, don't get sure. offended. It's not for fashion. It is because of ignorance and lack of capability. And अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भौमिक को पूछ देना. भौमिक will answer all the Hindi questions very well. He is much better off in that respect. And it's a pleasure. Maybe questions, so they will write in the chat box. So that's not a problem, sir. Sure. Anytime. So at the outset, let me thank Antardhwani for all the good efforts they are doing for Angstpond patients. And it's a blessing for the community of Angstpond and rheumatologists also, because as a rheumatologist, हमारा काम ये होता है कि patients को बताना है क्या है प्रॉब्लम आपका, क्यों होता है. बट पीपल लाइक अंतर्ध्वनि और लॉट ऑफ पेशेंट अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन, बट अंतर्ध्वनि हैज गॉन सो फार एंड सो अहेड. मैंने अमी ने मेरे को फोन किया, अमी ने पूछा कि क्या बात करें, तो आई थॉट कि एंगस्पॉन्ड के बारे में बात. देन शी टोल्ड छोटे मोटे टॉपिक जो है सब सिखा दिया हमने, अब तो पीएचडी कर रहे हैं हमारे पेशेंट्स जो है, पीएचडी कर रहे हैं एंगस्पॉन्ड में. तो इट्स गुड दैट पेशेंट को इतना अवेयरनेस है एंड दे आर पुटिंग सो मच एफर्ट फॉर यू गाइस, एंड हैट्स ऑफ टू यू for all the effort. Thank you from Rheumatology Association and all the rheumatologists across country for putting out so much effort to educate people and increase their quality of living by yogas and giving awareness, because knowledge is power. So coming back to today's topic, एंगस्पॉन्ड क्या होता है सब कुछ सब जानते हैं कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम का जो बॉन्ड्स जो हैं वहाँ पे सूजन आता है, नॉट बॉन्ड्स, वहाँ के जॉइंट्स जो होते हैं, वर्टिब्रल जॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पे सूजन आ जाता है. देन वंस द इन्फ्लेमेशन हैपेंस, दैट्स वाई आपको क्या होता है, सुबह सो के उठते तो अकड़न होती है, स्टिफनेस होती है. देन आफ्टर मूविंग फॉर सम टाइम आपका स्टिफनेस कम हो जाता है. एंड सो एंगस्पॉन्ड का प्रॉब्लम क्या है, पेन इन द बैक जॉइंट्स. सो क्या करेंगे हम लोग, व्हेनेवर यू हैव पेन इन वन जॉइंट, व्हाई द पेन हैपेंस, मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज इन्फ्लेमेशन और सूजन होती है. एंड इफ यू डोंट ट्रीट इन्फ्लेमेशन एट दैट पॉइंट, व्हाट विल हैपन, एंगस्पॉन्ड में जब आप एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बात करते हैं, और when you speak about bone health, it is one of the most advanced topics and one of the most controversial topic, and which has जो 10-15 साल में ही इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है और बहुत जानकारी हम लोगों को मिली है. एंड among rheumatologists also it is one of the things which most of the rheumatologists को भी जानते नहीं है कि हाँ इसका प्रॉब्लम है. Why? I will tell you why. When you speak of ankylosing spondylitis, क्या सोचते हैं आप लोग? It is a disease which affects the spine. आपके रीढ़ की हड्डी और वाट स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम का जो बोन्स हैं और जॉइंट्स हैं उसको अफेक्ट करने वाली बीमारी है. एंड व्हेन यू थिंक ऑफ एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, व्हाट डू यू थिंक? लॉट ऑफ बोन्स, हड्डी बढ़ती है एंड कीप ऑन जॉइनिंग, यू कॉल बैम्बू स्पाइन बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन अराउंड द vertebral bodies. You call them syndesmophytes. And when you look at it, if you take an X-ray and see, they will have many more projections of bones across the vertebral column. So there is a lot of bone formation. And people thought, why will these people have osteoporosis? What is osteoporosis? Osteoporosis means there is a weakening of bone. These are two totally different spectrums. On one hand, outside the bone, outside the vertebra, there is a lot of new bone forming, but what is happening in the vertebra is becoming weaker and weaker every day. Why does this happen? This happens because of two reasons. One, because of inflammation. Inflammation मतलब सूजन होता है. Why the सूजन happens is because of tumor necrosis factor and interleukin 17, all the cytokines cause lot of inflammation. And second, this inflammation will lead on to bone destruction. हड्डी कमजोर कर देते हैं. Why? Because
In the bone, there are two things. One is osteoblast, which cause the bone formation. Osteoblast क्या करता है? हड्डी बनाता है. Osteoclast करके दूसरी एक सेल्स होते हैं, वो हड्डी को खा जाता है. Because of TNF and interleukin 17, जो भी हमारे साइटोकाइंस हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो ओस्टियोक्लास्ट को बढ़ा देते हैं और ओस्टियोब्लास्ट को कम कर देते हैं इनसाइड द बोन. इसलिए क्या हो जाता है? हड्डी कमजोर होती है. आई एम पुटिंग इट वेरी वेरी सिंपलिस्टिक. इट इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. भावनिक विल टॉक मोर अबाउट इट. ज्यादा बात करेंगे भावनिक साहब. और दूसरा चीज क्या होता है? बिकॉज हड्डी, बिकॉज यू नो देयर इज लॉट ऑफ बोन फॉर्मेशन, द मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्टेड है. एंग्स्पॉन के पेशेंट झुक नहीं सकते हैं. मोस्ट ऑफ देम बिकम वेरी स्टिफ. यू मस्ट हैव सीन पीपल मूव एन मास. तो क्या होता है? वन समथिंग इज नॉट मूविंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, वो हड्डी कमजोर हो जाती है. दैट इज कॉल्ड डिसयूज करके ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है. So these are the two main reasons. I have put it very very simplistically. तो why should we worry about osteoporosis? वही सबसे बड़ी बात है. ठीक है, हड्डी वीक हो गया, हमारे को क्या है? We are moving around, we are doing everything. उसका प्रॉब्लम ये है, once the bone becomes weak, आपका फ्रैक्चर का चांस ज्यादा है और हड्डी टूटने की चांस ज्यादा है. Previously people thought because there is lot of bone, how will it break? It will not break because बहुत हड्डी है तो कैसे टूटेगा? Because बहुत ज्यादा हड्डी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है there are lot of outward projection, but actual जो bone है बहुत weak है. तो क्या होगा? वो हड्डी टूट जाएगी. टूटने पे क्या होगा? It will very severely affect the outcome of Angstrom patients. Outcome क्या होता है? Mobility, चलने में दिक्कत होगी. हड्डी टूटने के बाद बहुत दिक्कत हो सकती है because already there is lot of fusion happening. It is very difficult. बाकी लोगों के जैसे नहीं है. उनको सर्जरी करना मुश्किल है, मैनिपुलेट करना मुश्किल है, फिक्स करना मुश्किल है. There are lot of issues associated once you have a fracture. That's when people started realizing that we need to बहुत जल्दी डायग्नोस करना है किसको ओस्टियोपोरोसिस है, किसको ओस्टियोपोरोसिस कर सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग अप. वी विल इन इंटरैक्टिव सेशन आपको जो भी डाउट है उसमें आंसर करेंगे. उसके पहले भावमिक साहब हैं यहाँ पे, तो आई विल हैंड ओवर द माइक टू डॉक्टर भावमिक हु विल स्पीक 10 to 15 minutes about what is osteoporosis and how does it work, and then we'll take a few questions. Thank you, Ami. Over to you, भावमिक. नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर भावमिक मेघनाथी. शुरुआत में एट द आउटसेट मैं कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी मच इंडेप्टेड टू अंतर्ध्वनि टीम. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत आभार है आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया ये प्रोग्राम के लिए. और स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस मेरे दिल के बहुत करीब है. इट्स अ स्पेशलिटी विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि इस पे मैंने काफ़ी काम किया हुआ है. मैंने पेरिस में भी 1 साल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस पे रिसर्च किया था. इसलिए ये फील्ड, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाली फील्ड मेरे लिए बहुत ही करीब है. आज का सेशन इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन मॉर्बिडिटी कह सकते हैं जो स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस टाइप के जो मरीज होते हैं उनको डे टू डे फेस करनी पड़ती है. स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो थोड़ी विभिन्न है एज कंपेयर टू दूसरे कॉमन रोमेटोलॉजिकल डिजीज जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस. आप सभी यहाँ पे जो जॉइंट है, सब पेशेंट्स है स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस के, उन सबको मैं वेलकम करता हूँ. और मैं उनको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जैसे दूसरी बीमारियाँ होती है जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो एक प्रोटोटाइप है बाकी सब आर्थराइटिस का, तो उसके अंदर क्या होता है कि यूजुअली जो दूसरे इलाके में इसको, जैसे हिंदी में इसको हम कहते हैं गठियाबाई, गुजराती में बोलते हैं संधिवा, तेलुगु में बोलते हैं कीलवातम, ऐसे नेपाल में बोलते हैं बात. तो डिफरेंट नेम्स है. एसेंशियली होता क्या है कि इस टाइप की इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में यूजुअली हड्डी के अंदर इन्फ्लेमेशन के वजह से, सूजन के वजह से हड्डी की जो कैल्शियम होता है वो कम होने लगता है. एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये हड्डी के अंदर इरोजन्स करने लगता है. तो बाकी जो आर्थराइटिस होती है वो प्रीडोमिनेंटली आपके जॉइंट को कुरेद देती है और साथ साथ आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज को भी डैमेज करके जॉइंट स्पेस कम कर देती है. तो ये क्लासिकल एक प्रोटोटाइप जो बीमारी होती है आर्थराइटिस की, उसमें ये देखा जाता है. स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस, स्पाइन का जो आर्थराइटिस एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, वो इससे डिफरेंट, थोड़ा विभिन्न इसलिए है क्योंकि इसमें 2 प्रोसेस एक साथ चलते हैं. एक प्रोसेस होता है ऑस्टियोप्रोलिफरेशन और एक जो प्रोसेस होता है जो ऑस्टियोपोरोसिस करता है. तो एक ही साथ एक ही बीमारी में जब भी डिजीज एक्टिविटी ज्यादा होती है
तो दो डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस बॉडी में चलते रहते हैं, जिसके वजह से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार पेशेंट्स को कि ये जो बीमारी है उससे एक तरफ तो डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारी हड्डी के अंदर कैल्शियम बढ़ रहा है, हड्डी बढ़ रही है और हड्डी जुड़ रही है और स्पाइन फ्यूज हो जा रहा है, तो इंस्टेड ऑफ कि हमारा जो ये हड्डी स्ट्रांग हो वो वीक कह रहे हैं। तो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्टिंग थिंग कि पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। होता यह है कि जो एक्स्ट्रा बोन आपको लग रहा है कि हड्डी फ्यूज हो रही है, पर जो ओरिजिनल वर्टिब्रल कॉलम आपका होता है स्पाइन, उसके अंदर जो क्वालिटी होती है कैल्शियम की वो कम हो जाती है और उसमें धीरे धीरे कैल्शियम कम भी होने लगता है, जिसके वजह से जो हड्डी की साइज होती है, शेप होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पिचकने लगता है, यानी कंप्रेस होने लगता है। जब भी एक हड्डी का कंप्रेशन होने लगता है तो उसके सराउंडिंग उसके जो भी स्ट्रक्चर्स है, जो नर्व्स है, जो नस निकलती है, पीछे जो लिगामेंट्स और मसल्स टेंडेंस जो अटैच्ड है, वो सब पे उसका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। और उस टाइप की जब भी वो हड्डी पिचकने लगती है तो हम उसको कंप्रेशन फ्रैक्चर टाइप की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। इश्यू ये है कि ये स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस टाइप की बीमारी में जब ये दोनों प्रोसेस चलते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दोनों की वजह से पेशेंट को बैक पेन हो सकते हैं। जो स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस का बैक पेन होता है वो इन्फ्लेमेटरी नेचर का होता है, यानी कि आपको जब भी आराम करेंगे, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो स्टिफनेस ज्यादा होती है, कमर में दर्द होता है, और जैसे जैसे आप मूवमेंट करने लगते हैं, काम करते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे में आपको धीरे धीरे वो स्टिफनेस जो अकड़न कहते हैं वो कमर में कम होने लगती है और आपको रिलीफ फील होने लगता है। तो ये क्लासिकल नेचर होता है इन्फ्लेमेटरी बैक पेन, जो आपकी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बीमारी बढ़ती है तभी ये देखी जाती है। विज़िविस उल्टा अगर हम देखें कि जो ये ऑस्टियोपोरोसिस होती है या फ्रैक्चर होता है, उसका जो पेन है वो मैकेनिकल नेचर का होता है, यानी कि आपका पेन जो है वो काम करने पे, झुकने पे, वजन उठाने पे, उसमें आपका ये पेन थोड़ा बढ़ सकता है। और ये जैसे आप रेस्ट करते हैं ये इस पेन में तो उसमें रिलीफ आता है। तो देर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट, दो पहलू के बैक पेन हो सकते हैं एक ही पेशेंट एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के टाइप के पेशेंट में। अब जैसे डॉक्टर शिनॉय ने बहुत ही अच्छे से समझाया है कि ये क्यों होता है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन जो आपकी बीमारी है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, वो आपके ब्लड में और बॉडी में कितना एक्टिव है, जब भी वो बढ़ जाती है तभी ये प्रॉब्लम शुरू होते हैं। एक कारण मेजर ये होता है। वो इन्फ्लेमेशन में जो भी अभी तक देखा गया है, मेजर 3 साइटोकाइंस जो है वो स्टडी किए गए हैं। एक है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, जो टीएनएफ अल्फा कहते हैं। दूसरा जो है वो इंटरल्यूकिन 17 23 एक्सिस का, दोनों ही इंटरल्यूकिन 17 और इंटरल्यूकिन 23। और तीसरा जो है वो इंटरल्यूकिन 6। अब पहले जो इतने सालों से टीएनएफ का अल्फा टाइप की दवाई इनहिबिटर अवेलेबल हो गई है और बहुत सारे हमारे मरीज जो है अभी जो हमसे हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने इस टाइप की कुछ दवाई ली भी होगी। अब ये होता है क्या है कि ये जो टीएनएफ अल्फा टाइप की जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ही ज्यादा जब इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है बॉडी के अंदर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, तो उसकी जब प्रमाण बॉडी में बढ़ते हैं तो उसके वजह से बोनी हेल्थ, आपका जो कैल्शियम है और जो ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन बनाता है और जो ऑस्टियोक्लास्ट जो कैल्शियम निकालता है हड्डी में से और वो ब्लड में डालता है, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब जो नॉर्मली बॉडी में एक होम्योस्टेसिस करके होता है कि जिसके वजह से बैलेंस ठीक रहता है कि जब भी बॉडी को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट चाहिए हड्डी को तो वो एब्जॉर्ब करके ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो हड्डी में डालता है। और जब भी कभी कभी बॉडी में ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है तो ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो हड्डी में से कैल्शियम निकाल के ब्लड में डालता है, तो उस तरह से एक बैलेंस बना रहता है। तो वो बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है जब भी इस टाइप के टीएनएफ अल्फा टाइप के मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं। लेटर ऑन ये देखा गया है कि ये इंटरल्यूकिन 17 और इंटरल्यूकिन 23 वाला जो एक्सिस है, क्योंकि इसमें टी हेल्पर सेल्स जो होता है प्रीडोमिनेटली TH17 टाइप हेल्पर सेल्स जो है वो इस बीमारी में बढ़ जाते हैं और उसके वजह से इंटरल्यूकिन 17 टाइप के मॉलिक्यूल्स जो है वो बॉडी में बढ़ जाते हैं। वो भी एक स्ट्रॉन्ग प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है, मॉलिक्यूल है, जो शरीर के अंदर इस टाइप के इम्बैलेंस कर देते हैं ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट के बीच में, जिसके वजह से बोन हेल्थ आपका गड़बड़ाता है। सेम इज द केस विद इंटरल्यूकिन 23। IL-6 करके एक मॉलिक्यूल है, अभी आपने सुना ही होगा कि ये कोरोना में IL-6 काफी टेस्ट होता है और
टोसिलिजुमैब टाइप की दवाई जो है वो दी जाती है उसके रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए। तो वो भी एक पोटेंट मॉलिक्यूल है जो पाया गया है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस टाइप की बीमारी में बढ़ जाता है। बट अनलाइक बाकी के पहले दो मॉलिक्यूल जिसकी दवाई हम इसमें यूज करते हैं, तो उसकी बेनिफिशियल इफेक्ट जो ऑस्टियोप्रोलिफरेशन में भी मिलती है और ऑस्टियोपोरोसिस के पार्ट में भी मिलती है, वो इसमें देखी नहीं गई है। सीआरपी कम हो जाता है और बाकी के फैक्टर्स इंप्रूव होते हैं, बट ये देखा गया है कि जो एसास-20 रिस्पॉन्स है वो टोसिलिजुमैब टाइप की दवाई में नहीं मिला है। तो वो एक और मॉलिक्यूल है जो 2-3 मॉलिक्यूल्स आपके बॉडी के अंदर इस टाइप में जब भी इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो ये प्रॉब्लम्स करते हैं। दूसरा पहलू ये होता है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस टाइप के जो मरीज होते हैं उनको ऑलरेडी बैक पेन होता है जब भी बीमारी एक्टिव होती है। उस सिचुएशन में वो लोग यूजुअली पेन की वजह से इनिशियली जब तक वो डॉक्टर से मिले नहीं होते और जब भी सीवियर पेन होता है वो अवॉइड करते हैं ज़्यादा मूवमेंट और दे टेंड टू टेक रेस्ट। उनको यूजुअली ये बताया जाता है कि आप रेस्ट करो तो आपका जो है बीमारी ठीक होगी। जैसे बाकी सब बीमारियों में होता है कि आपका अगर कोई मोच आ जाए तो लोग कहते हैं कि आप रेस्ट कर लो तो आपका वो ठीक हो जाएगा। सो वो वाली चीज से ये होता है। प्लस एक और कारण जो है इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप की बीमारी में फटीग यानी थकान बहुत ज्यादा होती है। जब ये बीमारी एक्टिव होती है तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस टाइप के मरीज के अंदर फटीग यानी कि थकान बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो 2-3 कारण है उसके वजह से पेशेंट्स अपनी मोबिलिटी जो है कई बार उनकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो जब भी आप अपनी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मूवमेंट कम हो जाती है, एक्सरसाइज बंद हो जाती है, तो उसके वजह से भी जो नॉर्मल टर्नओवर होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन जो होना चाहिए, वो भी इसमें इफेक्ट हो जाता है। और इसके वजह से भी आपकी हड्डी जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कमजोर होने लगती है। ये पाया गया है कि इस जिनको ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है उनको जब भी पेन होता है और वो भी जब भी मैकेनिकल टाइप का पेन होने लगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो वर्टिब्रल फ्रैक्चर का रिस्क हो सकता है। और दूसरा कारण ये है कि जब भी आपका एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बैम्बू स्पाइन हो जाता है तो आपका स्पाइन रिजिड हो जाता है। और जब भी रिजिड हो जाता है आपका पूरा स्पाइन तो आपको लो ट्रॉमा से भी फ्रैक्चर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। नॉर्मली ये होता है कि जब भी आप 40-50s में है और अगर आपकी हड्डी मजबूत है और आप थोड़े हाइट से गिरते हैं तो ये आपको ये रिस्क रहता है कि आपका हड्डी फ्रैक्चर हो। बट ये केस नहीं है। जब भी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी होती है तो डिस्पाइट कि आपका जो ऑस्टियोफाइट और सिंडेस्मोफाइट बन गए हैं, आपको लो ट्रॉमा यानी कि आप अगर जोर से थोड़े हल्के से बैठ गए अपने नॉर्मल हाइट से और थोड़ा सा लो ट्रॉमेटिक से भी आपको ये वर्टिब्रे में फ्रैक्चर हो सकता है। दो इंपॉर्टेंट चीज है, ये फ्रैक्चर जो है वो एज क्लिनिशियंस एज रूमेटोलॉजिस्ट हम उसको दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है क्लिनिकल वर्टिब्रल फ्रैक्चर और दूसरा होता है मॉर्फोमेट्रिक फ्रैक्चर। मॉर्फोमेट्रिक जो हिस्टोमॉर्फोमेट्रिक फ्रैक्चर होता है वो कई बार उसमें पेशेंट को कुछ सिम्टम्स ही नहीं होते। वो तो जैसे हम रूटीन एक्सरे करते हैं या टेक्सासेन टाइप का जो टेस्ट हुआ जाता है पेशेंट का, उसके अंदर कई बार हम लेटरल व्यू में देखते हैं तो पता चलता है कि उनकी हाइट जो है कम हो गई है। दूसरे मेथड्स होते हैं वीएफए टाइप के जिसके अंदर जो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर मॉर्फोमेट्रिक फ्रैक्चर हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि कई बार इस तरह से जो मॉर्फोमेट्रिक फ्रैक्चर होते हैं उसमें पेशेंट को कभी सिम्टम्स नहीं आते। और जो क्लिनिकल फ्रैक्चर होते हैं जब भी पेशेंट को ये पेन्स फ्रैक्चर वाले महसूस होने लगते हैं तो वो 1 in 3 या 1 in 4 मतलब जितने भी फ्रैक्चर्स पेशेंट में होते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में उसमें से 4 में से या 3 में से एक मरीज को वो पेन होगा। बाकी के 2 या 3 मरीज ऐसे होंगे जिनको फ्रैक्चर होगा मॉर्फोमेट्रिक पर सिम्टम्स नहीं होंगे। इसीलिए ये मैं कहता हूँ कि एक ऐसी मॉर्बिडिटी है, एक ऐसी कोमॉर्बिड कंडीशन है जो सारे ही एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले पेशेंट को पता होना चाहिए कि उनको आगे चल के अपनी बोन हेल्थ के लिए बहुत ही सजाग रहना पड़ेगा और उसके लिए एफर्ट्स डालने रहेंगे सो दैट कि आगे चल के इनको एक बीमारी तो है ही स्पाइन की, दूसरी बीमारी जो वर्टिब्रल ऑस्टियोपोरोसिस से फ्रैक्चर ना हो। क्योंकि अगर दो दो बीमारी स्पाइन की एक साथ होगी तो दोनों को मैनेज करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए भी डिफिकल्ट होता है कि इसमें पाया गया है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस टाइप के पेशेंट्स को लोअर सर्वाइकल वर्टिब्रा में कई बार फ्रैक्चर होता है। और जब भी एंक्लोजिस हो जाता है तो आपका नेक थोड़ा फॉरवर्ड बेंड होता है। और अगर ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के कोई ऐसे वाइटल कंपोनेंट को कंप्रेस कर रहा हो
तो उसके अंदर जो नॉर्मल रूटीन में वो सर्वाइकल कॉलर यूज करते हैं या इमोबिलाइजेशन यूज करते हैं, वो भी मुश्किल हो जाता है इस टाइप के पेशेंट्स में, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो नेक है वो स्टिफ हो गया होता है, हड्डी फ्यूज हो गई होती है और नेक थोड़ा फॉरवर्ड बेंड होता है। तो मैनेजमेंट सर्जिकल और नॉन सर्जिकल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी मुश्किल हो जाता है इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड केसेस में। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट्स को खुद को पता हो कि जब भी उनको स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस टाइप की बीमारी होती है तो उनको एक तो इन्फ्लेमेशन कंपोनेंट कंट्रोल में रखना है, अपनी एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी कंट्रोल में रखनी है, अपनी एक्टिविटी मेंटेन करनी है जिससे आपका जो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी है वो पहले से ही मेंटेन रहे, और अपनी डाइट भी इतनी बैलेंस रखनी है कि आपको जो न्यूट्रिशियस फूड जो है, जैसे कि विटामिन डी कह ले या विटामिन या कैल्शियम कह ले या एंटीऑक्सीडेंट्स कह ले, ये सब जो है आपकी डाइट में पूर्ति मात्रा में होने चाहिए, जिससे कि आपके हड्डी की जो हेल्थ है, कैल्शियम जो है अंदर की और हड्डी की मजबूती है वो मेंटेन रहे। ये अगर करेंगे तो आगे चल के उनको इस टाइप के प्रॉब्लम से वो अपने शरीर को और स्पाइन को काफी हद तक बचा के रख सकते हैं। सो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आज के टॉपिक के बारे में, और अभी मैं अमी बहन को कहना चाहूँगा कि जो भी उनको जिस तरह से क्वेश्चंस लेने हैं हम आगे क्वेश्चंस लेंगे एक बाय एक। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार। Thank you, Dr. Bhaumik. We will start with the questions. First, it is a very basic question you have answered, but does angstpond cause osteoporosis? Yeah. I will take it. Yeah, I think I will take it. यही था, हम लोग दोनों बात करने आपको बताना चाहते थे कि ऑस्टियोपोरोसिस एंगस्पॉन्ड में होता है, होता ही नहीं, बहुत कॉमन है। तो अराउंड ऐसे स्टडीज में ये पाया गया है कि 40 से 50% तक पेशेंट्स, सो 1 in 2, एवरी 1 in 2 पेशेंट्स हैव बोन लॉस या ऑस्टियोपोरोसिस। और ऐसा नहीं कि बीमारी शुरू होने के 20-25 साल के बाद होता है, बीमारी के शुरुआत में ही बोन लॉस होता है। क्यों होता है, डॉक्टर भौमिक ने बहुत अच्छी तरह आपको समझाया है। व्हाई इट हैपेंस, इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड सम पार्ट ऑफ इट, दैट इज फाइन, लेकिन ये समझ लीजिएगा कि बोन लॉस बहुत कॉमन है। बोन लॉस होने से उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क ये है कि फ्रैक्चर होता है, हड्डी टूट जाती है। सो द आंसर टू क्वेश्चन इज डेफिनेटली यस। कितना है, अराउंड 40 to 50%। कब शुरू होता है, इन अर्ली डिसीज, बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, विद इन 4 to 5 years ऑफ योर डिसीज। अगर 2 या 3 साल में आपका जब आपकी ESR है, CRP है बढ़ता है, उसका मतलब है कमर में सूजन है। along with that the bone loss starts. Right. Next question is, can inflammation cause osteoporosis? Yes, the answer is very clear and simple. Yes, हाँ, इन्फ्लेमेशन जब भी बॉडी में होता है तो इसके अंदर आपका ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अभी हाल फिलहाल में ही 2020 में जुलाई में एक इंडियन जर्नल ऑफ रोमेटोलॉजी में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, KGMC किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से ये आर्टिकल है, जिसमें उन्होंने करीब 50 मरीज जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के है उसमें देखा था। उसमें उन्होंने स्टडी में पाया है कि जब भी स्क्लेरोस्टिन करके एक बॉडी में मार्कर होता है और आपकी डिजीज एक्टिविटी जो हम सिंपल यूज करते हैं, बासडाई है, एसडाल्स है, ऐसी स्कोरिंग सिस्टम यूज करते हैं जिसमें हम CRP टाइप के मार्कर्स या ESR जो इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स है वो यूज करते हैं। तो ये पाया गया है कि जब भी इस टाइप के मार्कर्स बढ़े हुए होते हैं उस टाइप के मरीज के अंदर ये ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये प्रश्न का सीधा आंसर है कि जितना इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा आपके रिस्क है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो इन्फ्लेमेशन को और बीमारी को कंट्रोल करना चाहिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे संधिवा है 10 साल से और उनकी कमर भी जकड़ गई है और मैं सीधा नहीं चल सकता और पैर में भी दर्द है, तो वो क्या करे कि जिससे इम्प्रूवमेंट हो? जो भी ये क्वेश्चन से मेरे को ये लगता है कि इसलिए प्योर एंगस्पॉन्ड है, एंगस्पॉन्ड की वजह से, एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से आपको लग रहा है कि आपका इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। पहली चीज़ ये है कि वेदर अगर आपको एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है, उसमें एक्सियल वैरायटी है, पेरिफेरल वैरायटी है, क्या है देखना है। एंड फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, ये आपको सीधे दिमाग से ये अंडरस्टैंड ये समझना चाहिए कि ये तो
ट्रीटेबल बीमारी है, ट्रीटेबल बीमारी है, तो आपका कंडीशन बढ़ सकता है, तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल लिविंग, बहुत ज़्यादा लोग हैं इसमें लड़ के आगे आए हैं, वेरियस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको बीमारी है, ठीक है, लेकिन आपको पहले रूमेटोलॉजिस्ट को किसी को कंसल्ट करना है और आपको बीमारी क्या है पक्की करनी है, तो डायग्नोस अच्छा पक्का करना है और उसके बाद इलाज करवाना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आप जाके एक रूमेटोलॉजिस्ट को मिलिएगा और आपका जांच करवा के कौन सी बीमारी है, एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है या नहीं, पता कर लीजिएगा। उसके बाद बहुत अच्छा इलाज, आज के दिन में अच्छा इलाज और इतना महंगा भी नहीं है, दिन पर दिन वो सस्ता भी होता जा रहा है, तो आपको अच्छी तरह आपको बीमारी कब्जा में आ सकता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड टू हेल्प आल्सो, तो आपको हेल्प भी कर सकते हैं। एंड गो एंड मीट ए रूमेटोलॉजिस्ट। Right. Like there are many people who have asked कि बोन फॉर्मेशन रिवर्स हो सकता है, जो एरिया में इफेक्टेड हुआ हो वो क्योर हो सकता है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द स्टडीज जो है, अगर सिंडेस्मोफाइट बन गया है, यानी कि आपका हड्डी एक ऊपर के वर्टिब्रा और नीचे के वर्टिब्रा में फ्यूजन हो गया है, तो अगर डैमेज हो गया है, हम रूमेटोलॉजी में कंसेप्ट है एक्टिविटी और डैमेज। जब ये डैमेज यानी कि एक ऑलरेडी स्टेज से आगे चल के का प्रोग्रेशन हो गया है, तो डैमेज इज नॉट रिवर्सिबल। एक्टिविटी जो होती है बीमारी की, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर सिंडेस्मोफाइट बन गए हैं तो फिर वो आपको रिवर्स करना मुश्किल है। आपकी मोबिलिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट एक्सरसाइज से, स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज से, रेंज ऑफ मोशन आपकी बढ़ाने की एक्सरसाइज से इंप्रूव हो सकती है। हाँ, अगर अर्ली फेज है कि बोन मैरो इडिमा है, कुछ रोमेनोस लेजेंस कहते हैं कि जब भी हड्डी में से आपका अर्ली स्टेज है और अभी बढ़ना शुरू हो रही है, तो ये पाया गया है कि कुछ टाइप की दवाई जो हम यूज करते हैं, चाहे टीएनएफ इनहिबिटर से अर्ली स्टेज में यूज कर दिया, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 8 years ऐसा देखा गया है कि उसके अंदर हड्डी नई जो बनती है, ऑस्टियोप्रोलिफरेशन, वो जरूर हम रोक सकते हैं। और सेम रिजल्ट्स इंटरल्यूकिन 17 में भी अभी 4 साल में देखा गया है कि जो हम स्पाइनल प्रोग्रेशन होता है, जो ऑस्टियोप्रोलिफरेशन और हड्डी बन के फ्यूज होती है, बैम्बू स्पाइन होता है, वो भी हम काफी हद तक 80 से 84% तक हम उसको रोक पा रहे हैं। कुछ अभी रिसर्च लेवल, बहुत ही बेसिक रिसर्च पे एक माउस मॉडल में देखा गया है कि इंटरल्यूकिन 17 इनहिबिटर जो है वो रैंकेल टाइप की जो दवाई आती है, जो डेनोजुमैब, जो हड्डी मजबूती के लिए दी जाती है, और टीएनएफ इनहिबिटर, उससे भी कई ज्यादा उसमें रिस्पॉन्स पाया गया है। बट अभी इंटरल्यूकिन 17 के क्लिनिकल डेटा हमारे पास नहीं आए हैं, ये जस्ट ट्रांसलेशनल रिसर्च मॉलिक्यूल पे लेवल पे अभी ये देखा गया है, माउस रैट मॉडल्स, फेरेक्टोमी मॉडल्स में देखा गया है। पर हाँ, शॉर्ट आंसर ये है कि अगर अर्ली फेज में हम ट्रीटमेंट को, इन्फ्लेमेशन को, बीमारी को कंट्रोल करेंगे तो प्रोग्रेशन रोक सकते हैं। एडवांस स्टेज में अगर सिंडेस्मोफाइट बन गया है तो फिर रिवर्स करना मुश्किल है, फिर जस्ट फिजिकल एक्टिविटीज है, मोबिलाइजेशन बढ़ा सकते हैं। भौमिका, इफ आई कैन ऐड टू योर आंसर, मैं यही बता रहा था कि सी आपको एक सिंडेस्मोफाइट हो गया, हड्डी बढ़ गई है, डैमेज हो गया, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको इलाज नहीं लेना है। आपको इलाज लेने से और ये बढ़ना, इट शुड नॉट गो कि आपको इलाज लेना ही है, क्योंकि अगर 2 हड्डी बढ़ गई है तो 1 साल के बाद 4 या 5 या 6 हो सकती है, तो वी कैन प्रिवेंट दैट। सो इट इज नेवर लेट, बेटर लेट देन नेवर। आपको इलाज करवाना ही है। एक लोग ऐसे होते हैं कि मेरे तो हड्डी बढ़ गई, मैं तो हड्डी आई एम गॉट फ्यूज्ड, क्यों इलाज करवाना है, क्या फायदा मेरे को मिलने के लिए? फायदा इसलिए है कि इफ यू डोंट ट्रीट, आपका हालत और बुरा होने की संभावना है। एक दूसरी चीज ये है कि आपका इन्फ्लेमेशन होने से हड्डी वीक होती है एक, और बाकी ऑर्गन्स लाइक हार्ट अटैक का हो, बाकी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ता जाता है। सो इट्स ऑलवेज गेट ट्रीटेड सो दैट आपका बीमारी आगे ना बढ़ सके। Right. The next question is, what are the first signs of weak bones? Shinoy sir? I will take it. Fine. The thing is, जैसे वीक बोन का कोई सिम्टम साइन नहीं होता है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। Okay. एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं, पेन होता है, देयर इज इन्फ्लेमेशन गोइंग ऑन। लेकिन जब ओस्टियोपोरोसिस होता है या हड्डी वीक होती है, उसका सिम्टम्स साइंस नहीं होते हैं। उसका एक ही सिम्टम होता है कि जब हमको पता लगेगा हड्डी जब टूट जाएगी, इट विल बी नोन व्हेन यू हैव ए फ्रैक्चर। उसका प्रॉब्लम क्या है? सो पीपल थिंक दे वांट, नोबडी विल नो, इवन द डॉक्टर्स बाय लुकिंग एट एक्सरे विल नॉट नो कि देयर इज ओस्टियोपोरोसिस अनलेस यू डू ए DEXA स्कैन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए साइलेंट किलर। अनलाइक इन एंगस्पॉन्ड और एंकिलस्पॉन्ड में बाकी जो कॉम्प्लिकेशन यूवीएकिस है, यू विल हैव पेन। So people think pain is a bad thing. No,
Pain is a good thing. Unless there is a pain, you won't know what is happening with your body. So always pain is a signal. The body gives you something is wrong. But osteoporosis or haddi is such a disease when there is no pain. So that's a bad thing actually. क्योंकि जब आपको पता लगेगा तब तक आपका हड्डी टूट टूट गया होगा, and you can't do after that. Doing things is extremely difficult. Right, true. तो उसका एक ही है कि आपको एक डेक्सा स्कैन करके स्कैन है, उसको करवा के देखना पड़ेगा कि कैसा है आपका हड्डी का मजबूती कैसी है. Right. So sir, everyone should go for the DEXA scan कि फिर after a certain age DEXA scan करवाना चाहिए. There is no consensus regarding that. Maybe Bhaumik can add. Bhaumik, sorry, you can add. जैसे सर ने बताया कि इसके अंदर कोई गाइडलाइन नहीं है. ये हमेशा एक पेशेंट और जो उनके ट्रीटिंग रूमेटोलॉजिस्ट है उसका कंसेंसस ओपिनियन होता है. अगर कोई यंग एज फीमेल है या फिर यंग एज मेल है बट उनका बॉडी बिल्ड अच्छा है, फ्रेमवर्क अच्छा है, मतलब स्केलेटल मास अच्छा है और रिस्क फैक्टर कम है ऑस्टियोपोरोसिस के, तो उस केस में और बीमारी जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की है वो कंट्रोल्ड है, लो डिजीज एक्टिविटी में है या रेमिशन में है, उस केस में हम इतना जल्दी डेक्सा स्कैन के लिए नहीं जाएंगे. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी कुछ साल से है, जैसे 5-10 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, बीमारी काफ़ी एक्टिव है, फीमेल्स में देखा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस रिस्क ज़्यादा होता है जब भी पोस्ट मेनोपॉजल, क्योंकि एस्ट्रोजन की इफेक्ट जो है वो कम हो जाती है. जो स्मॉल काठी के होते हैं, जिनका कद काठी छोटा होता है, मसल मास भी जिनका कम होता है, उनको ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क ज़्यादा होते हैं. और कई बार जो पेशेंट थायराइड की ट्रीटमेंट पे होते हैं, थायराइड की मेडिसिन लेते हैं, ज़्यादा प्रमाण में लेते हैं या हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, तो वो सब जो थोड़े रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हम कोमॉर्बिडिटीज कंडीशंस कहते हैं, उस कंडीशंस में हम चाहेंगे कि हम जल्दी थोड़ा उनका स्क्रीनिंग करें एज कम्पेयर टू जो हेल्थी पॉपुलेशन है या जो एंग्स्पॉन के पेशेंट्स हैं जिनकी बीमारी कंट्रोल में है. तो जिनकी बीमारी ज़्यादा है, फीमेल्स है, एल्डरली एज ग्रुप है, थोड़ी पुरानी बीमारी है, कद काठी कद जिनका जो छोटा है और दूसरी ऐसी मेडिसिन जो ले रहे हैं जिससे कैल्शियम की कमी हो सकती है, उस केसेस में हम ये डेफिनेटली एक रूमेटोलॉजिस्ट और कंबाइंड डिसीजन मेकिंग होगा पेशेंट और रूमेटोलॉजिस्ट का कि हम इस केस में जल्दी आपका डेक्सा स्कैन करके या VFA टाइप का जो है वो करके हम आपकी हड्डी में मजबूती कितनी है वो देखेंगे. Right. So next question is it necessary to take calcium supplements on daily basis or it's like we can take it for 1 month and फिर हम लोग बंद कर सकते हैं? नहीं, कैल्शियम सप्लीमेंट जो भी हैं, देयर आर 2 थिंग्स. हड्डी के लिए जो मजबूत करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं. एक तो क्योंकि आप ये सोचते हैं कि आपका एक्सरे देख लिया उसमें बहुत कैल्शियम बढ़ा हुआ, हड्डी बढ़ी हुई है, तो क्या सोचते हैं कैल्शियम नहीं लेना है, कैल्शियम लेने से ये बुरा हो जाएगा और हड्डी बढ़ जाएगी. नहीं, कैल्शियम आपको ज़रूरी लेना है क्योंकि आपके जो बोन्स हैं, वर्टिब्रा है, वीक होते जा रहे हैं हर दिन. तो देयर आर 2 थिंग्स विच इज़ एसेंशियल. पहली चीज़ ये है कि आपका इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करना है. जो भी आप दवा ले रहे हैं, ये जो भी है आपका एंटी-TNF हो, बाकी जो दवाएं हो, दवा लेने से आपका बासडाई कम होता है, 2 या 3 के नीचे कम होता है, एसडास 2 से कम होता है, तो दैट इज मोर देन इनफ. वंस यू कंट्रोल इन्फ्लेमेशन, आपका हड्डी का मजबूती अपने आप बढ़ जाएगी. फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग इज यू हैव टू टेक लॉट ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम. विटामिन डी कैसे लेना है? विटामिन डी बहुत तरह के हैं, आपको जानते हैं कि कैल्सरॉल सैशेस होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, 60,000 यूनिट्स का कैप्सूल होते हैं, वो एटलीस्ट 1 से 3 to 4 वीक्स लेते रहना. इंडियन पॉपुलेशन में ये दिखा गया है कि मोर देन 80 से 90% तक लोगों में विटामिन डी का जो लेवल्स हैं बहुत कम है. विटामिन डी डिफिशिएंसी इज वेरी वेरी रैम्पेंट. क्योंकि हमारा ड्रेसिंग स्टाइल देखो, हम लोग बैठे हैं अंदर, अमी भी हो, डॉक्टर भौमिक में, हम लोग फुल स्लीव पहन के बैठते हैं. अभी हम तो बीच में जाके लेटते नहीं जैसे वेस्टर्नर्स करते हैं. सो हमारा सनलाइट का एक्सपोजर बहुत कम है एंड इट इज एक्सट्रीमली इजी टू टेक. विटामिन डी का 20 रुपए की गोली आती है, महीने में एक बार खा लो और विटामिन डी का लेवल अच्छा होता जाएगा. एंड सेकंड थिंग इज हमारा कैल्शियम इंटेक भी थोड़ा कम है, तो आप जब अदरवाइज यू हैव टू पर्पसफुली इंक्रीज द कैल्शियम इंटेक. लेग्यूम्स हो, नहीं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दूध या उसका प्रोडक्ट पनीर, ये बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है. तो इट्स ओके, यू कैन टेक ए 500 मिलीग्राम to 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम टैबलेट. कोई भी कैल्शियम टैबलेट ठीक है, एक कैल्शियम टैबलेट भी लेना और विटामिन डी भी लेने से आपका ये मजबूत हो जाएगा. एंड इफ यू थिंक यू आर टेकिंग लॉट ऑफ कैल्शियम फ्रॉम योर डाइटरी इंटेक, देयर आर टेबल्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, ये देख सकते हैं कितना कैल्शियम ले रहे हैं. तो 1 to 1.5 ग्राम तक लेना चाहिए एक दिन के लिए. तो इफ यू आर नॉट टेकिंग दैट मच ऑफ कैल्शियम, डेफिनेटली व्हाट यू डू इज टेक ए कैल्शियम टैबलेट अलोंग. राइट सर, इसके रिगार्डिंग कंटिन्यूएशन में ही क्वेश्चन है
one of the patient is taking alendronate sodium tablet, Ostifos 70, but that has affected stomach indigestion. So what he should do? ओके सो ये जो मेडिसिन है एक टाइप की बिस्फॉस्फोनेट कही जाती है और ये मेडिसिन हमेशा भूखे पेट एम्प्टी स्टमक लेना होता है मॉर्निंग में और वो लेने के बाद ये रेकमेंड किया जाता है कि एटलीस्ट 45 मिनट्स या 1 आवर तक वो लेटे नहीं या फिर मतलब दे शुड बी इन अपराइट पोजीशन यानी बैठना है या चलना है बट वो लेटना नहीं चाहिए। तो अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं कि लेने के बाद वो रेस्ट कर रहे हैं, लेट रहे हैं, थोड़ा लाई डाउन कर रहे हैं, तो वो उनको अवॉइड करना चाहिए। प्लस एडिक्वेट वाटर इनटेक जब भी वो ले तो अच्छे से पानी भी पिए, वो देखे कि वो ले रहे हैं नहीं। कुछ मेडिसिन ऐसे भी अवेलेबल है जो वाटर सॉल्युबल होती है। आई वुड रेकमेंड कि अगर वो इस टाइप की मेडिसिन पे शिफ्ट हो जाए तो भी बेटर रहेगा। पर इन टाइप की मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट रहता है कि एसिडिटी या फिर इसोफेगाइटिस टाइप कुछ हो सकता है। इन दैट सिनारियो अगर वही मेडिसिन उनके रूमेटोलॉजिस्ट रेकमेंड कर रहे हैं कि बिस्फॉस्फोनेट लेनी है तो आईवी टाइप की प्रिपरेशन भी आती है जो साल में एक बार लेनी होती है। तो अगर वो ओरल नहीं ले पाते, व्हाट आई वुड रेकमेंड इज कि वे फिर आईवी मेडिसिन लेना शुरू कर दे सो दैट कि उनको वो ओरल जो साइड इफेक्ट हो रही है वो सरकमफेंट करके वो अवॉइड कर सकते हैं। पर हाँ, अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि लेने के बाद कम पानी पी रहे, लेट रहे हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि वो उस पर ध्यान दे कि वो जब भी मेडिसिन ले उसके बाद लेटे नहीं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं और एटलीस्ट 45 मिनट्स 1 आवर का गैप दे सकते हैं। Right. Next question is, this patient is not a angspont patient. उनको विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी है. He has tingling sensation arms and legs में. वो जब लंबे बैठते हैं ना, I think he might be having desk job. So I feel my bones have become weak. What might be the reason and what should he do to identify कि bones weak हो गए हैं? नहीं, बोन्स वीक होने का कोई सिम्टम नहीं होता है, भले ही मैंने बोल दिया आपको। तो आपकी जो झुंझुनाहट होती है या पैरास्थीसिया ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं ना उन्होंने। Yes, yes. जब वो बोन के वीकनेस से कोई लेना देना नहीं है उसका। यू कैन टेक विटामिन डी एंड B12, दे आर गुड बिकॉज विटामिन B12 नर्व्स के लिए, नसों के लिए हेल्प करता है। एंड विटामिन डी जो है हड्डी के लिए और बाकी स्किन के लिए, हेयर के लिए, बाकी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। आजकल के कोविड के ज़माने में भी विटामिन डी डज लॉट ऑफ गुड। तो विटामिन डी लेना अच्छा ही है, इट्स नथिंग रॉन्ग विद टेकिंग विटामिन डी। बट आपको ज़्यादा टिंगलिंग होता है, नमनेस होता है, तो हड्डी के मजबूरी कम होने से नहीं होता है। देयर में भी सम अदर नर्व्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप एक कोई अगर विटामिन डी और B12 रिप्लेस करने के बाद भी आपको ये होता है तो आप एक बार किसी को कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर को, फिजिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं। राइट। इसके कंटिन्यूएशन में ही क्वेश्चन है कि विटामिन डी एंड B12 की मेडिसिन कितने ड्यूरेशन तक कंटिन्यू कर सकते हैं? विटामिन डी का यही है कि विटामिन डी यू हैव टू टेक, एज आई टोल्ड यू, जब तक आप सनलाइट में नहीं जाते हैं, सनलाइट में एडिक्वेट एक्सपोजर नहीं होता है, पर डे 30-40 मिनट्स का सनलाइट एक्सपोजर होना चाहिए। तो उतना नहीं करते हैं तो विटामिन डी वंस ए मंथ ले लो। हम सब लोग, आई एम श्योर डॉक्टर भौमिक भी लेते होंगे, सब लोग, हम भी हमारे फैमिली मेंबर्स को भी देते हैं विटामिन डी वंस ए मंथ। इससे बहुत आसान है। विटामिन B12 एक्चुअली खाने से आ सकता है, इफ़ यू टेक लॉट ऑफ मिल्क में है और नॉन वेजिटेरियन फूड्स में है, बहुत B12 मिल सकता है। तो B12 कैन बी रिप्लेस लाइक दैट इफ यू ईट। अदरवाइज B12 भी टैबलेट, बहुत सस्ते टैबलेट्स में आते हैं। But that can be continued, right, for long term? या कंटिन्यूड। बट यही है कि विटामिन डी यू कैन नॉट कंटिन्यू हफ्ते में एक बार, 3 या 4 हफ्ते खाने के बाद महीने में एक बार करना है, क्योंकि विटामिन डी अनलाइक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का एडवांटेज क्या है, दे आर सोल्युबल। मतलब अगर आपको ज़्यादा खाते हैं तभी टॉक्सिटी नहीं होती है, किडनी से बाहर जाता रहता है। लेकिन विटामिन डी का प्रॉब्लम ये है, ये स्टोर होता जाएगा। तो इफ़ यू टेक लॉट ऑफ विटामिन डी, क्या होता है, जो अधिक खाते हैं ना, जब जो अधिक खाता है तो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, और एक्यूमुलेट होने से विटामिन डी टॉक्सिटी आ जाता है और कैल्शियम बढ़ जाता है। तो विटामिन डी यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू टेक वंस ए मंथ, नॉट मोर देन दैट। Okay. Next question is whether for treating osteoporosis, calcium supplement with vitamin D will sufficient, and among calcium citrate versus calcium carbonate, which form of calcium is better? Okay, this is for osteoporosis. Whether Okay. for treating osteoporosis, it has Right. to be like that. तो प्रिवेंशन के लिए तो ठीक है, पर एक बार अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है देन हमें ऑस्टियोपोरोसिस की भी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि जैसे आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है
और आप कैल्शियम कितना भी ले लो, अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आप जो कैल्शियम ले रहे हो वो बॉडी से आपकी हड्डी के अंदर नहीं जाएगा। तो एक चीज आपको देखना है कि विटामिन डी और कैल्शियम दोनों ही आपके बॉडी के अंदर पूर्ति मात्रा में हो। सेकंड चीज, एक बार ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो फिर उसके रिलेटेड आपका जो है ट्रीटमेंट, वो एक बार स्पेशलिस्ट जो आपके रूमेटोलॉजिस्ट से उससे मिले, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस का जैसे बताया हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वर्टिब्रल फ्रैक्चर या फिर अगर आपकी हिप में 2-3 डेक्सा में हम डेक्सा से ये पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं है, और उसमें हम 2-3 साइट्स यूजुअली प्रेफर करते हैं। एक आपका लंबर स्पाइन होता है, दूसरा आपका फीमर का नेक होता है, और कई बार रेडियस अल्ना जो है वो भी देखा जाता है। तो 3 साइड से 2 साइड डेक्सा यूजुअली इसमें होता है। प्रॉब्लम ये है कि कई बार बिकॉज ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस उसमें फॉल्स पॉजिटिव रीडिंग आ सकती है, यानी आपका डेक्सा हाई बताया जा सकता है स्पाइन में, जब भी आपकी ऑस्टियोफाइट सिंडेस्मोफाइट उसमें इंटरफियर कर रही हो, तो उसमें कई बार हम हिप का जो डेक्सा है उस पर थोड़ा ज़्यादा रिलाई करते हैं। अगर आपका ऑस्टियोपोरोसिस ऑलरेडी है तो फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस की जो साथ में ट्रीटमेंट होती है, जैसे कि बिस्फॉस्फोनेट्स हमने जो डिस्कस किया, या फिर टेरिपेराटाइट टाइप के इंजेक्शंस, या डिनोजोमैब टाइप के जो इंजेक्शंस होते हैं, वो भी आपके रूमेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में आपको वो लेने पड़ सकते हैं। तो आपके रूमेटोलॉजिस्ट से वो डिस्कस करिए कि ऑस्टियोपोरोसिस आपको है या नहीं है। अगर ये आपका प्रिवेंशन का है क्वेश्चन तो हाँ बेशक आप विटामिन डी कैल्शियम लीजिए, पर एक बार कंफर्म डायग्नोसिस हो गया है ऑस्टियोपोरोसिस का, तो आप अपने जो ट्रीटिंग रूमेटोलॉजिस्ट से उससे डिस्कस करिए कि क्या क्या ऑप्शंस है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रीटमेंट मुनासिब होगा वो आपके रूमेटोलॉजिस्ट आपको गाइड करेंगे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेट रिड्यू पेशेंट का वेट रिड्यूस हुआ है ड्यू टू एंगस्पॉन एंड लाइक शी इज वेरी थिन, सो कैन शी गेन वेट अगेन और इज इट नॉट पॉसिबल टू गेन वेट? यूजुअली एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस जब कंट्रोल होता है उसमें वजन कम होता नहीं है। वंस समबडी हैज एंगस्पॉन की वजह से जब वजन कम होता है, 2-3 चीज़ से हो सकता है। एक, एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के 5 से 10% लोगों को इट कैन अफेक्ट द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। आई डोंट नो हाउ टू व्हाट हिंदी में क्या बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, क्या होता है हमारा जो इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं? अन्न अन्न हम खाना खाते हैं, अन्न नली पूरा जो हमारी अन्नल स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, जो पेट का जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, वहां पे अफेक्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज बोलते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज में जब एसोसिएटेड है, और एंगस्पॉन में 10% लोगों को ये तो एक साथ आ सकते हैं, तो दैट इज वन रीजन कि उनको बहुत वजन घटता जा रहा है। सेकेंड रीजन इज इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, आदमी उठ के घूमता फिरता नहीं है, ये सर बहुत ज्यादा है। दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन हैव ए कैचेक्सिया, और तब भूख भी कम होती है और खाना भी कम खाते हैं। तीसरी चीज ये होता है कि डिप्रेशन होता है आदमी को। जब एंगस्पॉन के साथ से उनको लगता है कि मेरा तो बहुत डिप्रेस हूँ, और दर्द की वजह से डिप्रेशन हो जाता है, खाना खाना बंद कर देते हैं, तब वजन कम कर सकते हैं। तो बेसिकली एंगस्पॉन पर से विल नॉट कॉज वेट लॉस। तो क्यों वेट लॉस होता है वो पता करना है, एंड यू हैव टू इंक्रीज द फूड इनटेक टू गेन द वेट। Right. Next question is my symptoms according to doctor is AS, but blood, ESR, CRP, HLA, everything is normal. Even MRI is also normal, but hips keep on paining during rest and especially in the morning. So like how to rule out that he's not having osteoporosis or ओके, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुछ पहलू है जो इसमें मेंशन नहीं है, जो एज अ रूमेटोलॉजिस्ट या ट्रीटिंग डॉक्टर हम जानना चाहते हैं। एक तो होता है कि उनकी एज क्या है, कब से ये सिम्टम्स है, और ये नेचर ऑफ पेन जो बता रहे हैं ये क्लासिकल इन्फ्लेमेटरी है या कभी कभी ये मैकेनिकल पेन भी है। कई बार क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया होता है, उसमें भी पेशेंट का इस तरह से बैक पेन का प्रॉब्लम्स रहता है। पर उस कंडीशन में जब भी हम एनसेड टाइप की दवाई देते हैं तो स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस टाइप के पेशेंट में उसका रिस्पांस अच्छा आता है। पर वही चीज ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टियोपोरोसिस वाले में उतना रिलीफ नहीं पाया जाता। दूसरी चीज ये है कि आप जैसे अगर एमआरआई नेगेटिव है पर आपके रोमेटोलॉजिस्ट को लग रहा है, तो वो कुछ न कुछ और कारण होंगे, जैसे कि आपका इन्फ्लेमेटरी बैक पेन होगा, फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी कुछ है कि आपके रिश्तेदार में 45 ईयर्स से पहले इन्फ्लेमेटरी बैक पेन यानी बैक पेन की जो हमने डिस्कशन किया था वो कंडीशन रही हो, किसी को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रहा हो, किसी को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज रहा हो, सोरियासिस रहा हो, या यूवीआइटिस हुआ हो। इस तरह से कुछ और पहलू भी होते हैं जो उन्होंने देखा होगा,
कई बार ऐसा होता है कि आप ट्रीटमेंट लेते हैं या फिर जब भी आपकी बीमारी शांत होती है उस टाइम पे एमआरआई करते हैं, तो उसमें कई बार अर्ली बीमारी में वो नेगेटिव आ सकता है। जब तक B27 की बात है, ज़रूरी नहीं है कि सारे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट को HLA-B27 जीन पॉजिटिव आए। उसी तरह से ESR CRP भी ज़रूरी नहीं है कि सारे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट को वो बढ़ा हुआ ही हो। ऐसा पाया गया है कि कुछ प्रतिशत पेशेंट है जिनका बीमारी एक्टिव होती है पर ESR CRP नॉर्मल भी हो सकता है। तो आपके जो ट्रीटिंग रूमेटोलॉजिस्ट है, उनसे आप ये समझिए कि उन्होंने ये आपका डायग्नोसिस एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्यों और किस बेसिस पे रखा है। और अगर आपका डेक्सा स्कैन हुआ है, उसमें आपकी हड्डी की मजबूती नॉर्मल है, तो फिर आपका ऑस्टियोपोरोसिस के चांस कम है। और अगर आपके डेक्सा स्कैन में ऑस्टियोपोरोसिस है, तो फिर ये हो सकता है कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी आपको पेन्स रह सकते हो, अगर स्पेशली कुछ फ्रैक्चर या ऐसा कुछ हुआ हो तो। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संधिवा रिपोर्ट में संधिवा डिटेक्ट हुआ है। सर ने दवाई ली, लाइक उन्होंने 7 साल से दवाई ली थी, स्टीरॉइड लेने को बोला था डॉक्टर ने, तो उस वजह से उन्होंने छोड़ दी थी दवाई लेना। ही इज 22 years ऑफ एज। उनको गलत लग रहा है कि स्टीरॉइड्स नहीं लेनी चाहिए और उनको एंगस्पॉन्ड है। सो एंड ही इज मोर इंक्लाइंड टॉवर्ड्स देसी दवाई, आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक। सो शुड ही स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन के फिर वो क्या करे? नहीं, ये पहली चीज ये है, संधिवात एंकस्पॉन्ड को संधिवात नहीं बोलते हैं ना, पीपल कॉल डिफरेंट नेम्स। आई डोंट नो वेदर ही इफ ही हैज एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, क्योंकि आपके रीड ही इज हैविंग एंगस्पॉन्ड। एंगस्पॉन्ड, तो एंगस्पॉन्ड है। पहली चीज ये है कि एंगस्पॉन्ड में स्टीरॉयड का रोल बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। स्टीरॉयड का एफिकेसी काम भी नहीं करता है और खाने से कोई ज़्यादा रिलीफ भी नहीं करता है, एंड साइड इफेक्ट तो ज़्यादा होते रहते हैं। तो हड्डी टूट जाती है, हड्डी कमजोर होती है। एंड देयर आर एक्सेलेंट ड्रग्स, बहुत अच्छे ड्रग्स हैं। पहले एंटी TNF के ड्रग्स थे, इंटरलूकिन 17 ब्लॉकर्स थे, और अभी जैकनिप्स करके छोटी छोटी गोलियां आई हैं, सल्फासेलेसिन है। दिस आर ऑल एक्सट्रीमली गुड। अभी जैकनिप ये टोफासेनिप करके इंडियन गोली आई है, इट इज़ वेरी चीप, 2-2.5 हज़ार के 2000 रुपीज़ के करीब महीने का कॉस्ट आता है, एंड इट गिव्स वेरी गुड रिलीफ इन लॉट ऑफ पेशेंट्स। तो आपको कोई डॉक्टर साहब के जाके मिलना है, एंड इट शुड बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू गेट ट्रीटेड। स्टेरॉइड के बिना ये लोगों के एक क्या सोच में गलत सोच है, और या लोग ये सोचते हैं कि एलोपैथी में या मॉडर्न मेडिसिन में पेन किलर्स और स्टेरॉइड ही देते हैं एंगस्पॉन्ड के लिए। नहीं, आज के ज़माने में स्टेरॉइड और पेन किलर्स का यूज़ बहुत बहुत कम हो गया है, एंड इट इज एंगस्पॉन्ड में तो यूज़ करते ही नहीं, बहुत कम यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट इन यूवीआईटिस। आई थिंक भौमिक वांट्स टू ऐड। तो आपको मेरे को यही बोलना है कि आपको गलत फहमी मन से हटाना है कि इसको इलाज नहीं है, और इसका इलाज है विदाउट स्टेरॉइड, विदाउट NSAIDs। राइट। पहले तो मैं इस केस में थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि आपको देखा था वो स्टेरॉइड्स क्यों दिया गया, किसने दिया गया है? स्टेरॉइड्स कई बार पेरिफेरल आर्थराइटिस, जब स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस में होता है तो कई बार उसके इंजेक्शन जो है वो दिए जाते हैं। जैसे आपका घुटना है, नी जॉइंट है, उसमें स्वेलिंग आ गया है, या पेरिफेरल जॉइंट है उसमें सूजन आ जाती है, और कई बार सिर्फ अकेला जॉइंट ऐसा है जो पेन कर रहा है और सूजन आता है, इन्फ्लेमेशन और इफ्यूजन हो जाता है, तो उसमें स्टेरॉइड के इंजेक्शंस तो दिए जाते हैं। कुछ लोग पेरिफेरल आर्थराइटिस में स्टेरॉइड कभी-कभी ब्रिज थेरेपी शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं। पर ये अगर वो शॉर्ट टर्म का स्टेरॉइड अगर लॉन्ग टर्म खुद ही लेने लग गए, या फिर उनको ऐसा बताया गया है कि लॉन्ग टर्म लेना है, तो मैं इसके जैसे शिनोय सर ने बताया है कि इसमें हमारे पास बहुत सारे और भी दवाइयाँ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। स्टेरॉइड के अलावा पेरिफेरल आर्थराइटिस में मेथोट्रेक्सेट है, सल्फासेलेजिन भी यूज़ होती है, और अभी कुछ जो मॉलिक्यूल्स है जो बहुत सस्ते हो गए, जैसे बताया जैकस्टेट इनहिबिटर्स जो है वो भी अवेलेबल हो गए हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास, आप रोमेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और अपना डिस्कस करिए। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई कि देसी दवाई, उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। हम कई बार एज रोमेटोलॉजिस्ट देखते हैं कि पेशेंट को ऐसा बताया जाता है उनके रिलेटिव से कि आप होम्योपैथी ले लो, आयुर्वेदिक ले लो, और फिर बाद में कुछ साल, 3-4 साल वो ये लेते हैं, और फिर जब भी वापस अपने रोमेटोलॉजिस्ट के पास या दूसरे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, बीमारी बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है। और हमने देखा है कि कई बार 26-27 ईयर्स यंग एज में भी किडनी जो है, एंकाइलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस में एक बीमारी होती है एमाइलोइडोसिस। अगर आप बीमारी को कंट्रोल नहीं करते, इन्फ्लेमेशन, ESR CRP मोर देन 100 ऐसा रहता है सालों तक,
तो आपकी किडनी खराब हो जाती है, एमाइलोइडोसिस हो सकता है, और अब वो एमाइलोइड जो प्रोटीन जो होता है, एब्नॉर्मल प्रोटीन, वो शरीर के कई हिस्सों में, हार्ट में, लंग में, ब्रेन में, मतलब वो आपके किडनी में वो इफेक्ट करने लगता है, और फिर आपको वो एमाइलोइड प्रोटीन जो है आपके लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल होता है। तो आई वुड स्ट्रांगली एडवोकेट अगेंस्ट कि इस टाइप की जो देसी दवाई यूज करते हो, कई बार उसके अंदर इसी तरह से स्टेरॉइड का पाउडर बना के डाला जाता है, या फिर उसमें हैवी मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जहां तक पॉसिबल है आप उस तरह से जो मेडिसिन जो आप ले रहे हैं वो अवॉइड करनी चाहिए, और आपके रूमेटोलॉजिस्ट से जाके मिले कि मुझे स्टेरॉइड, आपका अगर कंसर्न है कि उससे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, बिल्कुल सही कंसर्न है, आप उनसे मिले, बोलिए कि मुझे और अल्टरनेटिव मेडिसिन बताइए जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी में बहुत सारी अवेलेबल है, वो यूज करें। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया में जनरली सब लोग नीचे बैठ के खाते हैं या कुछ काम करते हैं, दे फोल्ड लेग्स, सो ऑस्टियोपोरोसिस में लेग्स फोल्ड कर सकते हैं बिकॉज वो टक टक आवाज आता है, सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? नहीं, मैं यही बोलना चाहता हूँ सीधे, ऑस्टियोपोरोसिस और जोड़ों में कोई देना देना नहीं है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। दो तीन चीज़ होते हैं, एक ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है जो जहाँ पे जॉइंट डैमेज होता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी डैमेज, हड्डी का कमजोर हो जाता है, वही है। तो उसका यही है कि ऑस्टियो आर्थराइटिस में जॉइंट्स का साउंड आ जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस में आपको सिम्टम नहीं होता है। अब जब पता लगेगा कि आपको हड्डी टूट गई है, तभी आपको समझ में आएगी मेरे को ऑस्टियोपोरोसिस था। तो ये जो क्लिकिंग साउंड होता है, नीचे बैठने में दिक्कत होती है, वो दे आर पार्ट ऑफ ऑस्टियो आर्थराइटिस। अगर आपको वो काम नहीं कर सकते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली ऑस्टियो आर्थराइटिस की वजह से ही हो रहा है। देयर इज एंगस्पोन पेशेंट्स में, इफ योर हिप्स आर नॉर्मल, नीस आर नॉर्मल, यू कैन सिट डाउन, नीचे बैठ सकते हैं। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि थोड़े लोगों को हिप डैमेज हो गया है, तब नीचे बैठना आसान नहीं होगा, वो मुश्किल होगा। मेरे को ये कि आपको बताना है, ये एंगस्पोन का पेशेंट 10 साल के बाद उनका पूरा दर्द कम हो गया, मेरे को आके बोलते हैं कि मैं नीचे नहीं बैठ सकता डॉक्टर साहब। मेरा यही जवाब है, आप ये सोचो कि कितने और काम आप कर सकते हैं। यू थिंक अबाउट थिंग्स यू कैन डू। आप चल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। फॉर दिस एक्टिविटी यू डोंट फील डिप्रेस्ड, ठीक है, बिकॉज योर हिप्स आर डैमेज, यू आर नॉट एबल टू सिट डाउन, बट थिंक अबाउट थिंग्स विच यू कैन डू, दैट विल गिव यू लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, एंड वो ज्यादा से ज्यादा काम करो और यू कैन डू लॉट ऑफ स्टफ। राइट सर, इसके कंटिन्यूएशन में ये ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस, विच डॉक्टर टू विजिट व्हेन, कौन से डॉक्टर को दिखाना होता है? बिकॉज वो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में कौन से डॉक्टर होते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस में कौन दो, से डॉक्टर? देखो ऐसे, इसका इसका एक ही आंसर है, ये दोनों ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस जब एंगस्पोन में आता है, रूमेटोलॉजिस्ट को देखना है। और आपके एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज अ रूमेटोलॉजिस्ट। मेक श्योर दैट यू मीट अ रूमेटोलॉजिस्ट। एंड ऑस्टियोपोरोसिस का भी मोस्ट ऑफ द टाइम रूमेटोलॉजिस्ट विल टेक केयर, अनलेस इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेदर देयर इज सम अदर किडनी की बीमारी हो और कोई दिक्कत हो, तब एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट का हेल्प चाहिए होगा। एंड जब ऑर्थोपेडिस्ट के पास कब जाना है, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो। तो व्हाट आई वाज टेलिंग वाज, ऑर्थोपेडिशियन या हड्डी का डॉक्टर है एंड रूमेटोलॉजिस्ट है, इसके दो, यू हैव क्लियरली डिफरेंशिएट दीस टू थिंग्स आर, रूमेटोलॉजिस्ट ट्रीट द जॉइंट डिसीजेस मेडिकली, ऑर्थोपेडिशियंस ट्रीट द डिसीजेस सर्जिकली। जब सर्जरी है तभी आपको ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाना है, ऑस्टियोपोरोसिस का भी हो या ये एंगस्पोन का हो, अदरवाइज मेडिकल मैनेजमेंट आपका रूमेटोलॉजिस्ट ही देखेगा ये दोनों चीजें। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Bhavik wants to say something. Bhavik wants to say something. ये क्वेश्चन का एक और पहलू था कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किससे मिलना चाहिए। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हो रहा है वो आपको समझना है। कुछ लोग सोचते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ऑर्थोपेडिक को मिलना चाहिए या रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। आपके केस में जिसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, ये ऑस्टियो इम्यूनोलॉजी की वजह से एक सब स्पेशलिटी है रूमेटोलॉजी की, जिसको बोलते हैं ऑस्टियो इम्यूनोलॉजी। यानी आपकी इम्यून सिस्टम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि आपके TNF लेवल्स, IL-17, IL-23 लेवल्स, IL-6 लेवल्स, वो सब प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन की वजह से आपके बॉडी में ये ऑस्टियोपोरोसिस के चेंजेस आ रहे हैं। तो इसके लिए ऑस्टियो इम्यूनोलॉजी एक स्पेसिफिक डोमेन है, और कुछ कंट्रीज में, जैसे मैं पेरिस में था, एक डॉक्टर क्रिश्चियन ब्रू है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्टियो इम्यूनोलॉजी के रिलेटेड काम करते थे, और वो सिर्फ बोन के ही डिजीजेस देखते थे, जैसे पेजेट्स डिजीज है या फिर इस तरह से कॉम्प्लेक्स डिजीजेस होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, वो सब देखते थे। तो आपको हमेशा
आपके ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस सबके लिए आपके ट्रीटिंग रूमेटोलॉजिस्ट से ही मिलना है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में कब सर्जरी करानी चाहिए, तो वो जो भी इनिशियल स्टेजेस होते हैं उसमें भी क्लासिफिकेशन होते हैं बेस्ड ऑन एक्सरे, वो आपके रूमेटोलॉजिस्ट बताएंगे कि आपका क्लास 1, 2, 3, 4 क्या है। जब भी आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटना या कोई हिप घिस गया है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एडवांस स्टेज हो गया है, तो आपके ही रूमेटोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे कि अभी ये स्टेज है, करेक्ट स्टेज है, जब भी आप जाके आप अपने ऑर्थोपेडिशियन से मिलिए और सर्जरी कराइए। Other than that, your one touch point of contact should be rheumatologist, both आपके osteoporosis के लिए भी और osteoarthritis के लिए, दोनों के लिए। Right. Next question is, patient is 63 years old and having angstpon from past 33 years. What will happen if I have fracture? How will that affect my angstpon? And will that lead to any other complications? Any spinal cord injury might create problem. Yeah, that's an extremely relevant question. ये वही बात कर रहे थे. See, it is extremely important that we prevent fractures. अगर फ्रैक्चर हो गया है, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफिकल्ट थिंग्स. क्या होता है एंगस्पॉन में, जब हिप फ्रैक्चर हो गया, द मोमेंट द हिप फ्रैक्चर हैपेंस, यू आर इमोबिलाइज्ड फॉर 2 to 3 months. आपको सर्जरी होनी पड़ सकती है. एट द एज ऑफ 63, वंस यू आर लेड डाउन, आपका मसल मास चला जाता है. पीपल हैव वेरी क्लियरली शोन इफ समबडी हैज अ फ्रैक्चर, आपका चांस ऑफ 1 साल के अंदर इवन डेथ होने का चांस है. इट इज इवन एज बैड एज MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक की उतना. क्योंकि क्या होता है, यू थिंक आपको फ्रैक्चर हो गया, आपने सुना होगा 60 इयर्स थी कोई, उसके बाद गिर गए, इवन विदाउट एंगस्पॉन गिर गए, गिर के आपकी हिप बोन का फ्रैक्चर हो गया. देन व्हाट विल हैपन, हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, यू कैन नॉट मूव, कैथेटर डाला जाएगा, यूरिन जाने के लिए कैथेटर डालेंगे, कैथेटर से इन्फेक्शन होगा, नहीं तो DVT होगी. DVT मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है. देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन हैपेंस वंस द फ्रैक्चर हैपन, बिकॉज मोबिलिटी इज की टू ह्यूमन लाइफ. चलने का जो आपका टेंडेंसी है, आपका एबिलिटी है, वो चला जाता है, तब उसके बाद एक या एक कॉम्प्लिकेशन आते रहते हैं. तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट ऑस्टियोपोरोसिस है तो डिटेक्ट इट अर्ली एंड व्हिच कैन बी वेरी इजीली ट्रीटेड. इतने दवाएं हैं आजकल ऑस्टियोपोरोसिस में. नाउ देयर आर लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ चॉइसेस to treat osteoporosis. So don't wait till it fractures. So get it treated much before. At least take vitamin D and calcium and do a DEXA scan. Especially 60-year-old female having angstpon, it's extremely important, crucial. क्योंकि मेनोपॉज के बाद 50 साल के बाद जब आपका मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क ऐसे ही बढ़ जाते हैं. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. फीमेल above 50 always do a DEXA scan. Right. Next question है, patient could not take milk from last 2.5 years due to IBD. So what are the other ways to get calcium? जैसे पहले हमने डिस्कस किया है, कई बार इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको जैसे डाइटरी सोर्सेस से लैक्टोज इंटॉलरेंस है, आप लैक्टोज वाले पेशेंट भी जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते. इस केस में जैसे वो IBD की वजह से नहीं ले सकते, तो उसमें हम ये कैल्शियम जो है वो टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं. कई बार कई फॉर्मुलेशन इवन वाटर सोल्यूबल भी अवेलेबल होने लग गए हैं. बट ओरल कैल्शियम एक तरीका है कि टैबलेट्स में आप लीजिए और सफिशिएंट अमाउंट में लीजिए. बीच बीच में आप अपने ब्लड टेस्ट करके चेक करते रहिए कि आपका बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन लेवल ठीक है, प्रोटीन्स ठीक है, और आप जो कैल्शियम जो ले रहे हैं सप्लीमेंट, वो 2-3 महीने के लेने के बाद आप चेक कर लीजिए कि आपका ब्लड लेवल ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम सब सही है या नहीं है. अगर उसमें कुछ गड़बड़ आती है तो फिर आपके जो ट्रीटिंग रूमेटोलॉजिस्ट है उससे मिलिए और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलिए. दे विल सिट एंड डिस्कस टुगेदर और फिर बाद में आपके लिए जो नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो आपको गाइड करेंगे. राइट. एक क्वेश्चन है कि इज इट कि मिल्क और कैल्शियम की सप्लीमेंट्स है वो दोनों साथ में पैरेलल कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स एंड कैल्शियम टैबलेट्स. शिनॉय सर. मिल्क डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर टेकिंग. वही चाहते हैं ना, जब आप मिल्क पीते हैं, देयर इज अ लिमिट यू कैन ड्रिंक. फॉर गेटिंग इनफ कैल्शियम यू हैव टू टेक 1.5-2 liters of 1.5 liters of milk, which is not possible. तो मेरे को लगता है कि जब ऑस्टियोपोरोसिस है, इट इज बेटर टू टेक कैल्शियम सप्लीमेंट्स पर से. एक टैबलेट ले लिया, दैट इज मोर देन इनफ. सो एंड क्योंकि मिल्क पीने से क्या प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, and then you have to exercise to reduce the cholesterol. And there are a lot of calcium supplements which are very cheap. 2-2.5 रुपए का अच्छा कैल्शियम टैबलेट मिल जाएगा,
एक गोली खाने से आपका वो कैल्शियम लेवल ठीक हो जाएगा। लेकिन डोंट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स एंड ऑल, यू टेक लॉट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हरे पत्ते होते हैं उससे भी बहुत कैल्शियम, उसमें भी कैल्शियम है, एंड दे आर गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। आपका पेट के लिए भी अच्छा है। बट वन ऑफ द पेशेंट इज आस्किंग कि उनके डॉक्टर ने उनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बोले हैं, वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स, but is it good for osteoporosis? Like, या can the patient consume legumes also for या osteoporosis? यू कैन कंज्यूम कैल्शियम जिसमें भी है, कर सकते हैं, दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड पीपल थिंक कि मेरा ये फूड गलत है, मेरे कैंसपोन के लिए अच्छा नहीं है, मेरे बात के लिए अच्छा नहीं है। देयर आर नो साइंटिफिक प्रूफ टू दिस। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज बिकॉज angstpon affects males, smoking is one thing which will be harmful for the bones and angstpon, so never smoke, never smoke, always stop smoking। angstpon patients we keep telling, because smoking से या आपके सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से क्या होता है कि एक angstpon आपका बढ़ जाता है, उसकी बीमारी बढ़ जाती है, हड्डी जुटने का जो तेज है वो बढ़ जाता है। तीसरी चीज ये है, angstpon में हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा है। लास्ट वीक अंतर्ध्वनि का बहुत अच्छा वेबिनार था, उसमें हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा है। तो उसका मतलब क्या है, जब स्मोकर्स होते हैं तो उसमें और बढ़ जाता है। तो इट्स एक्सट्रीमली, एंड बॉन्ड्स भी वीक हो जाते हैं। तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू स्टॉप स्मोकिंग इफ यू आर स्मोकिंग। Yeah, right. मैं एक पॉइंट Mamik ऐड ji करना wanted to चाहूँगा। add. ये लेग्यूम्स की जो बात थी, जो हिंदी में फलियां कहते हैं, कई बार क्या है कि कुछ लोगों को ये परसेप्शन होता है कि उसके अंदर फाइटेट्स होते हैं, और फाइटेट्स जो है आपका कैल्शियम को बाइंड कर देते हैं, इसलिए वो फिर उनको ये प्रिजम्पशन रहता है कि उससे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, ये जो लेग्यूम्स होते हैं दे आर रिच सोर्स, इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में मिनरल्स है, मैग्नीशियम है, प्रोटीन्स है, ये सब भी इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब सिर्फ आपकी जो हड्डी है वो सिर्फ कैल्शियम ही नहीं है, उसके लिए और भी मिनरल्स है, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोटीन भी एक आवश्यक मात्रा में चाहिए होती है, जिससे वो आपका हड्डी जो है उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे। तो आप बैलेंस डाइट लीजिए, ये भी आप मतलब इसको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑल्सो एसेंशियल, लेग्यूम्स लेना चाहिए। पर अगर आपको ये डाउट है कि आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हिंडर हो रहा है, तो आपको डिफरेंट टाइम पे लीजिए कैल्शियम रिच डाइट, थोड़ा उसको अवॉइड रखिए, और ये जो है डिफरेंट टाइम पे, एक लंच पे ले लिया, एक कुछ डिनर पे ले लिया, स्पेस आउट कर दीजिए आपकी जो डाइट है उसको। Yeah, right. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट को L4 L5 में दर्द है, फुट में भी बहुत पेन है, तो उनको क्या करना चाहिए? L4 L5 में दर्द है और फुट में भी दर्द। सी, इसमें जब भी angstpon में दर्द होता है, देयर आर टू थिंग्स व्हिच यू नीड टू सी, वेदर इट्स इन्फ्लेमेशन, वेदर और इट्स डैमेज। तो वही डॉक्टर भौमिक ने बोला था, जो इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन है या नहीं, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ए पेशेंट टू अंडरस्टैंड वेदर ये सूजन से होता है या डैमेज से होता है। फॉर रूमेटोलॉजिस्ट आल्सो समटाइम्स इट इज वेरी चैलेंजिंग, ये समझ में मुश्किल है, स्कैन करना पड़ सकता है, ब्लड खून की जांच करवाना पड़ सकता है कि क्यों हो रहा है दर्द। तो बेसिकली व्हेनेवर यू हैव अ पेन, फाइंड आउट द कॉज। फॉर एग्जाम्पल angstpon में पेशेंट में मेरा पेशेंट था कि उसको रीढ़ की हड्डी में दर्द था, एंड अल्टीमेटली इट टर्न्ड आउट टू बी ट्यूबरक्लोसिस। तो ऐसा नहीं कि angstpon में जब भी दर्द होता है तो पेन किलर्स लेते रहें, नहीं, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाई द दर्द, क्यों दर्द होता है, वेदर हड्डी टूटी है या सूजन है या इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है और माइलोमा है, जो भी है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कॉज ऑफ बैक पेन। ऐसा नहीं है कि, और सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाई दिस पीपल आर हैविंग पेन, क्यों आपको दर्द हो रहा है, गो एंड मीट ए गुड डॉक्टर एंड गेट इट ट्रीटेड। Right. Next question is, how to differentiate diffuse idiopathic skeleton hyperstoa is an angstpon, whether treatment is different? ओके, सो डिफ्यूज इडियोपैथिक स्केलेटल हाइपरोसिस, जो कॉमनली डिश कहा जाता है, उसके अंदर भी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस टाइप की जो ऑस्टियोफाइट है, चंकी ऑस्टियोफाइट हो सकते हैं। कई बार डिश के जो ऑस्टियोफाइट्स है वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो ऑस्टियोफाइट्स है उससे भी काफ़ी ज़्यादा बल्कियर और चंकियर दिखते हैं, और वो यूजुअली ओल्डर एज में डायबिटिक पेशेंट्स में देखा जाता है। और उसके अंदर कभी कभी ये डॉर्सल वर्टिब्रा होते हैं, उसमें काफ़ी देखा जाता है डॉर्सल नंबर के पास, और उसमें जो आपका एओर्टा है और उसके हार्ट बीट की वजह से एक साइड उसके जो, जब भी हम एपी व्यू देखते हैं तो एक साइड पे उसके ऑस्टियोफाइट ज़्यादा देखे जाते हैं, सिंडिस्मोफाइट रेदर एज कम्पेयर टू द अदर साइड। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो सिंडिस्मोफाइट होते हैं उसका रेडियोलॉजिकली कई बार थोड़ा अपीयरेंस थोड़ा डिफरेंट होता है इनसे, तो रेडियोलॉजिकली भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और एज क्लिनिशियन, अगर आपको यंग एज में हो रहा है
ESR CRP बढ़ा हुआ है, इन्फ्लेमेटरी बैक पेन है, HLA-B27 पॉजिटिव है, पेरिफेरल आर्थराइटिस है, तो ये सब फैक्टर्स हमें हेल्प करते हैं डिफरेंशिएट करने में। बट एट टाइम्स इट कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट डिफरेंशिएट करने में। और जैसे मैंने बताया, डिश जो है वो ओल्डर एज ग्रुप में 40s के बाद यूजुअली देखा जाता है, प्लस उसके अंदर रेडियोग्राफिक जो चेंजेस है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू दिस। दोनों में ही हम एडवाइस करते हैं कि थोड़ा फिजियोथेरेपी, स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, चेस्ट एक्सपांशन के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सब करते रहे। और बाकी अगर स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस है तो हमारे पास उसकी स्पेसिफिक दवाई है और वो हम यूज कर सकते हैं। Right. One of the question is patient has not done any test, but to be on the safe side उनको calcium tablets consume करनी है. So can he take over the counter calcium tablets without asking the doctor? And if yes, which tablets to take? नहीं, इसे एंग्स्पॉन पेशेंट है, क्या है पेशेंट को, क्या है? He's It's एंग्स्पॉन. not written. It's not written, So sir. basically, no, it's not safe to take any tablet by just by that, like that. If somebody is more than 50 years females, they can safely take because osteoporosis का risk बहुत ज़्यादा है. Otherwise, always consult a doctor. नहीं तो कैल्शियम ज़्यादा लेने से भी क्या होता है कि कैल्शियम के स्टोन भी आ सकते हैं. ऐसा नहीं कि there is a small percentage of people who are having renal stones. So it is not recommended for any tablet to be taken over the counter. But yes, if it's more than 50 years, risk of fracture ज़्यादा है आपको, so you can definitely take a single tablet of calcium per day. There are lots and lots of company. I don't want to name any one company. बहुत कंपनियां से 500 मिलीग्राम का कैल्शियम टैबलेट बहुत आते हैं. Right. Next question is it okay to lift heavy weights while at gym while maintaining perfect form or technique? I am sure not to compromise my lower back. I have been lifting for 6 years and was diagnosed AS from past 4 years. Last month had to start an Enbrel 50 mg. After taking Enbrel, felt completely fine and was able to go to the gym again. Now started lifting again and was thinking to lift heavy weights again. Should I? Like, ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन हो गया है और इसका बेस्ट आंसर आपके जो डॉक्टर जिन्होंने आपको एम्ब्रेल शुरू किया है, रूमेटोलॉजिस्ट जो आप देख रहे हैं, उनके साथ आपको डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि हम वेट बेरिंग हैवी वेट एक्सरसाइजेस जो स्पाइन पे लोड डाले, उसके लिए हम थोड़े स्केप्टिकल होते हैं और हम ध्यान रखने को कहते हैं कि कुछ भी ऐसा ना करें कि जिससे आपके स्पाइन पे अननेसेसरी बर्डन हो। तो अगर आपका डेक्सा स्कैन हो रखा है, स्पाइन एकदम ठीक है, आपको कोई सिंडेस्मोफाइट नहीं है, आपकी बीमारी एकदम लो डिजीज एक्टिविटी में है एम्ब्रेल के साथ, और आपकी ऑल फिट एंड फाइन, और आप प्रोफेशनल वेट लिफ्टिंग करना चाहते हैं या मसल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो प्रोफेशनल ट्रेनर है उनसे आप ट्रेनिंग लेके करना चाहते हैं, मेंटेनिंग प्रॉपर पोस्चर, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैलेंस होता है। तो यूजुअली हम स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस वो सब तो और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज तो एडवोकेट करते हैं, बट जो स्पाइन पे लोड डाले ऐसे वेट लिफ्टिंग वाली के एक्सरसाइज के लिए वी आर वेरी वेरी स्केप्टिकल। आपको अपने जो ट्रीटिंग रूमेटोलॉजिस्ट है उससे एक बार ये ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। आपको अपने वेट जो ये वेट उठाना है उसका रिस्क बेनिफिट रेशियो वे करना पड़ेगा। अगर ये बीमारी बढ़ी और अगर आपको मान लो कि ऑस्टियोपीनिया है, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, ऑस्टियोपीनिया है, और अगर आप ज़्यादा वजन उठाने गए और आपको ट्रॉमा हो गया और उसके वजह से आपको वर्टिब्रल फ्रैक्चर हो जाता है, तो फिर ये इट कुड बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू बी इन। इसलिए इसका मैं टेक्निकल आंसर तो यही कहूँगा कि आप अपने ट्रीटिंग रूमेटोलॉजिस्ट से एक बार ज़रूर डिस्कस करिए और उनकी परमिशन लेके एक प्रोफेशनल ट्रेनर जो है उसको साथ में रख के अगर ये हो सकता है तो कर सकते हैं, बट आप अपने ये क्वेश्चन रूमेटोलॉजिस्ट से जरूर डिस्कस करिएगा। ये राइट। इसके कंटिन्यूएशन में है कि कैन एक्सरसाइज लीड टू वीकनिंग ऑफ बोन्स ओवर एक्सरसाइज? आई एम अज्यूमिंग दैट Exercise will not never lead to weakening of bonds. It will not. You have to exercise to keep your bonds fit. इसमें कोई डाउट नहीं है। जब तक ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे आपकी हड्डी मजबूत हो जाएगी, बिकॉज समथिंग विच इज नॉट मूविंग विल नेवर बिकम फिट। तो एंड नॉट ओनली दैट, विद एक्सरसाइज योर मसल्स विल बिकम स्ट्रॉन्गर। वंस योर मसल्स विल बिकम स्ट्रॉन्गर, आपका फ्रैक्चर का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। आजकल की नई बीमारी है, नई लोगों ने ये रियलाइज किया है कि नॉट ओनली बॉन्ड्स, यू नीड टू कीप योर मसल्स फिट। ओस्टियोपीनिया, ओस्टियोपोरोसिस पहले बोलते हैं, अभी सार्कोपीनिया बोलते हैं। सार्कोपीनिया इज योर मसल कम्स डाउन, मसल मास कम्स डाउन रिमार्केबली। तो मसल मास भी अच्छा करना जरूरी है, लेकिन डोंट डू ओवर डू।
जब भी कोई पेशेंट मेरे को पूछता है एक्सरसाइज कर सकते हैं, नहीं, डेफिनेटली यू कैन एक्सरसाइज, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन जाके आपने बहुत ज्यादा वजन उठा लिया और यू स्टार्टेड रनिंग 10 किलोमीटर ऑन अ सिंगल डे। स्टार्ट विथ 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, नेक्स्ट डे यू गो फॉर 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि एंड्योरेंस ऐसा नहीं है कि एक दिन 10 किलोमीटर भागने से आपकी फिट हो गई, नहीं, इट इज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो हर दिन छोटा छोटा एक्सरसाइज कर लीजिएगा, rather than doing 10 kilometers a day and not running for next 2 months because you are tired. ऐसे मत कीजिएगा, छोटा छोटा एक्सरसाइज हर दिन कीजिएगा and you will feel remarkable. Yeah, right. Next question: what is the effect of anti-TNF therapies on bone BMD and bone markers in Angstpon? Okay. All right. So ये बहुत ही important question है, और इसके ऊपर रिसेंटली 2019 में एक सिस्टमिक लिटरेचर रिव्यू भी आया था, जिसके अंदर उन्होंने करीब 27 ऐसी स्टडीज देखी थी जिसके अंदर TNF इनहिबिटर यूज किया गया है और उसकी बोन मिनरल डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होता है ये देखा गया है। उसके अंदर मोटा मोटा ये देखा गया है कि दोनों ही आपके जो लंबर स्पाइन है और जो हिप है उसमें ये इंप्रूवमेंट लाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि जो वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स के रिस्क है वो उतने ही रह सकते हैं। सो कहने की बात ये है कि बोन मिनरल डेंसिटी आपकी इंप्रूव होती है दोनों ही हिप में और आपकी लंबर स्पाइन में, एज कंपेयर टू एक और स्टडी हुई थी 2016 में, जो डेजियर कोहॉर्ट, पेरिस का जो कोहॉर्ट है उसके अंदर उन्होंने देखा था कि 176 पेशेंट्स जो एनसेड्स, जो नॉर्मल पेन किलर टाइप की दवाई है वो ले रहे थे, और दूसरे 89 जितने पेशेंट्स थे जिनको TNF इनहिबिटर दिया गया था। उस केस के अंदर दोनों को जब भी कंपेयर किया गया तो जो आपका लंबर स्पाइन था उसकी बोन मिनरल डेंसिटी इंप्रूव हो गई थी एज कंपेयर टू जो सिर्फ एनसेड ले रहे थे, और जो हिप था उसकी जो डेंसिटी थी वो इंप्रूव हुई थी पर नॉट एज गुड एज जो आपकी लंबर स्पाइन में हुई थी। बट जो एनसेड वाला ग्रुप था उसमें वो हिप वाला जो कंपोनेंट था वो डिटीरियोरेट हुआ था एज कंपेयर टू जिनको TNF इनहिबिटर मिला था। बाकी 2-3 स्टडी ऐसी है 2015 की, 2016 की, जिसमें ये पाया गया है कि दोनों ही उनके हिप और लंबर स्पाइन में इंप्रूवमेंट आया गया है। तो ओवरऑल देखे जाए तो दोनों ही लंबर स्पाइन और हिप दोनों ही इंप्रूव होते हैं TNF इनहिबिटर से। सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है जो ऑस्टियोप्रोलिफरेशन में ओवर अ पीरियड ऑफ 8 इयर्स ये देखा गया है कि वो हड्डी बढ़ना जो बाम्बू स्पाइन बनता है उसको भी रोकता है और ऑस्टियोपोरोसिस भी रोकता है। तो TNF इनहिबिटर्स का इवन बोन टर्नओवर मार्कर्स होते हैं जैसे कि बोन स्पेसिफिक अल्कलाइन फॉस्फेटेस है, CTX है, उस पे भी इसका बेनिफिशियल इफेक्ट देखा गया है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेशेंट को 15 साल से एंग्स्पॉन्ड है, उनका 1 फुट छोटा हो गया है और स्पाइन टेढ़ा हो गया है, तो उनको क्या करना चाहिए? ही इज ऑलरेडी शोइंग अ रूमेटोलॉजिस्ट बट ही वांट्स टू अंडरस्टैंड कि व्हाट शुड ही डू नाउ। नहीं देखो, हिज वन हिप छोटा हो गया, क्या बोलते थे? फुट लिखा है, 1 फुट छोटा हो गया है, स्पाइन टेढ़ा हो गया है। सी व्हाटएवर, यही है, यही आपको समझना चाहिए कि पहले चीज़ ये है वेदर फुट टेढ़ा होने से आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, वेदर इज अफेक्टिंग योर फंक्शनलिटी ऑफ योर लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड आपको कॉस्मेटिकली कितने कंसर्न हैं। अगर फुट छोटा हो गया उसका मतलब है आपका हिप जॉइंट डैमेज है। तो वेदर टू जो भी, जैसे डॉक्टर भौमिक ने भी पहले बताया था, जो भी डैमेज होता है दैट इज रिवर्सिबल। हम क्या कर सकते हैं, इफ योर राइट लेग इज शॉर्टर वी कैन डेफिनेटली प्रिवेंट द लेफ्ट लेग फ्रॉम बिकमिंग शॉर्टर बाय ट्रीटिंग द डिजीज वेल। जो लेकिन अब जो भी डैमेज हो गया है दैट कैनॉट, नथिंग कैन बी डन अबाउट इट विथ मेडिसिन। तो द डिसीजन विच हैज टू बी टेकन इज वेदर टू ऑपरेट करके आपके जो हिप जॉइंट रिप्लेस करना है या नहीं। That's a decision which you have to take with your consultation with your rheumatologist. After taking your x-rays and detailed evaluation, it has to be decided with a one-to-one discussion. लेकिन spine जो भी bend हुआ है, and if it's a long-standing problem you are bent, try to exercise and straighten a bit and treat anti-TNF जो है थोड़े सीधे हो जाते हैं लेकिन there will be some bend. But जो भी है, it's always, these are complex issues which cannot be solved over this thing. You have to take x-rays and detailed analysis करके आपके rheumatologist के साथ बात करके decision कर ले सकते हैं। Right. Next question is, can I have vertebrae fracture if I have low BMD and Angstpon? Yes, सीधा साधा आंसर, शॉर्ट आंसर है yes. अगर जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो ये देखा गया है कि जिनको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है और
बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है, तो ऑड्स रेशियो एक रिस्क फैक्टर जो हम कैलकुलेट करते हैं 7.7 टाइम्स ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन, यानी कि आपको 7 टाइम्स से ज़्यादा आपकी रिस्क बढ़ जाती है वर्टिब्रल फ्रैक्चर की। और जैसे मैंने डिस्कस किया था कि इसमें 2 टाइप के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। एक तो क्लिनिकल फ्रैक्चर की आपको पेन हो, जब भी कोलैप्स हो जाए और आपको पेन दर्द होना शुरू हो जाए। दूसरा होता है जिसमें मॉर्फोमेट्रिक फ्रैक्चर, हिस्टोमॉर्फोमेट्रिक फ्रैक्चर की, जिसके अंदर आपको दर्द नहीं होता, क्लिनिकली आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, आपका डेक्सा स्कैन में वीएफए करने पे हमें पता चलता है कि ऑलरेडी फ्रैक्चर हो चुका है। तो अगर 100 पेशेंट्स है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के, तो ये पाया गया है कि प्रिवलेंस कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 0.49 टू 40% फॉर क्लिनिकल, जिसमें पेन हो सकता है। और वैसे ही जो मॉर्फोमेट्रिक फ्रैक्चर है उसमें 11% से लेके 38% तक चांस रहता है कि ये प्रिवलेंस हो सकता है, जो आपका विदाउट पेन जो मॉर्फोमेट्रिक फ्रैक्चर है वो हो सकता है। तो बिल्कुल अगर आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और बीएमडी कम है तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है कि आपका वर्टिब्रल फ्रैक्चर हो सकता है। Yeah, right. Next question is, in Angstpond, only yoga or physio is enough, or the patient needs to do strength training and weight training? Shinoy sir, Sorry, I didn't get the question. Sorry. in Angstpond, is yoga and physio only sufficient कि फिर strength और weight training भी करनी चाहिए? It's all the first and foremost thing is for everyone in Angstpond, you need to correct your posture by an extension exercise. Surya Namaskar जो है extension exercise हैं, they are very extremely important. But it's also extremely important to keep your muscles active. थोड़ा ज़्यादा weight training करना अच्छा ही है, लेकिन the other one is जब केक है उसके ऊपर ही आइसिंग डाल सकते हैं. So basically you have to do the stretching exercises and other exercises. If you can do more, that is better. But be careful when you lift. बहुत ज़्यादा weight जब lift करेंगे, जैसे डॉक्टर भौमिक ने बोला था, जो स्पाइन पे असर पड़े उतना मत कीजिएगा. स्लोली एंड स्लोली यू बिल्ड अप. Right. Next question is, patient is having psoriasis from past 3 years and he is an Angstpond patient from past 13 years. So what are his chances to develop osteoporosis and what care he should take? ओके, सो ऑलरेडी 13 ईयर्स से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और 3 साल से उनको सोरियाटिक भी है। दोनों ही एक ओवरऑल एक स्पेक्ट्रम, जो एक अम्ब्रेला टर्म है स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस की, उसके अंदर आते हैं। अब उनको ये दोनों ही जो बीमारी है उसमें इन्फ्लेमेशन उनका अगर एक्टिव रहा है तो चांसेस है कि इतने साल से इनको अगर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और सोरियाटिक आर्थराइटिस है तो इनको अपना बोन मिनरल डेंसिटी चेक करा लेना चाहिए। और अगर उसके अंदर उनको ऑस्टियोपीनिया आ रहा है या ऑस्टियोपोरोसिस आ रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए, क्योंकि रिस्क तो ज़्यादा है। क्यूमुलेटिव रिस्क अगर देखा जाए तो दोनों में ही इन्फ्लेमेशन रहता है। और उनको अपने रोमेटोलॉजिस्ट से मिलके अगर पेन ना भी हो तो ये पॉइंट हमेशा डिस्कस करना चाहिए कि मुझे अगर ऑस्टियोपोरोसिस के लिए क्या मैं स्क्रीनिंग करानी चाहिए, क्या मैं डेक्सा कराना चाहिए हमें अभी। और अगर वो डेक्सा की ज़रूरत रहती है तो आपके जो भी रोमेटोलॉजिस्ट होंगे बिल्कुल वो डेक्सा स्कैन करके या एक्सरे करके आपको गाइड करेंगे कि इसके लिए आगे क्या करना चाहिए। राइट. अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस है बट वील टेक लास्ट 1-2 क्वेश्चंस. पेशेंट ने 3 साल पहले टेस्ट करवाया था तो HLA-B27 पॉजिटिव आया था, तो उनको दोबारा ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए. एंड व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमिंग मेडिसिन्स फॉर लाइफ टाइम? देयर आर टू रेलेवेंट क्वेश्चन. जब HLA-B27 में क्या होता है, जैसे जीन, तो एक बार आपका पॉजिटिव आ गया, इट इज गोइंग टू स्टे पॉजिटिव फॉर एवर. ऐसे हर साल रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है. ओनली थिंग इज व्हेनेवर यू डू HLA-B27 जब पीसीआर कर सकते हैं तो दैट इज द बेस्ट टेक्निक. पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके जो बोलते हैं, आप पीसीआर बहुत कॉमन है, कोविड के लिए पीसीआर करवा रहे हैं, इसलिए पीसीआर वही पीसीआर HLA-B27 के लिए भी होता है. तो पीसीआर हैज बिकम कॉमन नाउ. तो पीसीआर जब करा देंगे तो एक बार पॉजिटिव है तो इट्स गोइंग टू स्टे लाइफ लॉन्ग पॉजिटिव, फर्स्ट थिंग. एंड दूसरा चीज़ ये है कि HLA-B27 पॉजिटिव, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसा नहीं है. HLA-B27 जितने लोगों को है उसमें 10% लोगों को ही या उससे भी कम लोगों को ही एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस होता है. तो HLA-B27 पॉजिटिविटी इज नॉट इक्वल टू एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस. HLA-B27 के साथ आपको सिम्टम हैं या नहीं आपको देखना पड़ सकता है. तो वो जीन में 100 लोगों को, 100 लोगों को वो जीन हैं, उसमें 10 को ही एंगस्पॉन्ड डेवलप करेगा, 90 को 90% को नहीं होगा. तो उसका मतलब ये है कि HLA-B27 जब पॉजिटिव है, डोंट कंक्लूड दैट आई हैव ankylosing spondylitis. First question. And second question is, what are the side effects of drugs?
if you take it for long term. Whenever we think of this, two things you need to see. One, risk benefit ratio. आपको डॉक्टर इसलिए दवा लिखता है बिकॉज उसका बेनिफिट रिस्क से भी बहुत बहुत ज्यादा है। एंकल स्पॉन्डिलाइटिस ट्रीट नहीं किया तो क्या होगा, आपका स्पाइन फ्यूज हो जाएगा, हिप जॉइंट डैमेज हो जाएगा, आंखों को अफेक्ट कर सकता है, इट कैन अफेक्ट योर बोन्स, इट कैन अफेक्ट योर हार्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। But if you don't get treated, and it can definitely affect the quality of life. It is very clear. Last 50 years, people have seen, if you don't treat, ultimately most of the angstpon patients develop one form or the other complication, which is irreversible. And when compared to that, drugs are much much safer. But उसका मतलब ये नहीं है कि देखो आप फ्लाइट चला रहे हैं, आप एक कार ड्राइव करने वाले आदमी हैं, आप फ्लाइट चलाने लग गए, क्या हो सकता है, फ्लाइट कैन गेट इनटू टोटल कैटास्ट्रोफी। फ्लाइट में जो बैठे हैं एक्सीडेंट करेंगे, लेकिन भौमिक डॉक्टर साहब हैं जो जानते हैं क्या करना है, कैसे फ्लाइट चलाना है, कैसे आपको दवा देना है। सो ऑलवेज व्हेनेवर यू टेक ए ड्रग, you take under proper supervision. Don't try to manage yourself. That is the problem. It starts. If you go and meet a good doctor at a regular interval, हमने देखा है, हमारे क्लिनिक में भी देखा, हर जगह देखा है, हमारे those patients who are regular with checkups, regular in taking medicines, they do extremely well rather than people, क्योंकि एक या 2 महीने आपने सल्फासल्फिन हो गया, मेरे को दर्द में आराम आ गया, थोड़े लोग ये करेंगे कि पूरा छोड़ के गर्भ में बढ़ जाएंगे, and whenever they get, they keep taking. वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। The moment you start doing all this and और अगले घर के अपने पड़ोसी से पूछेंगे कैसे हैं, कैसा है, क्या करना है, तब वो बताया अरे यार ये तो मत क्या करो, तुम्हारा साइड इफेक्ट हो जाएगा, गुर्दा खराब हो जाएगा। उसको पता भी नहीं है आपको बीमारी क्या है, आप क्या दवा खा रहे हैं, फालतू का एडवाइस मिल गया और आप सुन के बैठ गए। तो दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर एनीबडी कैन कमिट इन द मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। ऑलवेज गो टू द राइट डॉक्टर, दैट आल्सो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस ऐसी बीमारी है विच हैज लॉट ऑफ फेसेस, बहुत फेसेस हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारी, ऐसा नहीं है आसान बीमारी है, एंड देयर आर लॉट ऑफ ड्रग्स, इट हैज टू बी केयरफुली चोजन। सो ऑलवेज डिपेंड ऑन योर रूमेटोलॉजिस्ट एंड हैव एन ओपन डिस्कशन। ऐसा नहीं है, ऐसे लोग भी हैं कि वो डिस्कस करने में, रूमेटोलॉजिस्ट के डिस्कस करने में हिचकिचाते हैं, दे वोंट डिस्कस। ऐसा कुछ नहीं है, रूमेटोलॉजिस्ट के पूछना है सर ये दवा लेंगे तो मेरे को क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, व्हाट आर द थिंग्स आई कैन हैव एंड व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट, rather than going and outside asking a chowkidar. So always go and have an open discussion with rheumatologist, which will give you a good life. Perfect. Thank you, Dr. Shinoy. Dr. Bhomik, thank you so much for sparing time on Sunday and sharing wonderful insights on the topic. Thank you, everyone, and have a good day. Thank you, Ami. Thank you, Ami. Thank you, Ami. Bye, sir. Thank you, Ashish bhai. Ami. Thank you. Bye-bye.